बेबाक बोलने वाली बेबाक लेखक कहती हूँ। तो मैं मिलवाती हूँ मैम से आप लोगों को। नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरा रंग का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हम आपके सामने हैं और अपनी बात करेंगे और आप कुछ भी पूछेंगे हमसे, आपको छुट्टी है बिल्कुल। कोई भी जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, संकोच ना करें, कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। जी, हाय कंचन। नमस्ते मैत्री जी। तो हम लोग अब लाइव है मेरा रंग पे और मैम ने पहले ही बता दिया है कि दोस्तों आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, आपको छूट है और मैम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मैम मैं छोटा सा परिचय करा देती हूँ, फिर मैं यहाँ से विदा ले लूंगी और आप लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मेरा रंग संवाद में हम दस्तावेजी बात भी कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा हम नाशिरा शर्मा जी के साथ दस्तावेजी बातचीत लेकर आए थे और अभी भी वो श्रृंखला चल ही रही है। उनके साथ हमारी 4 एपिसोड में बात हो चुकी है और आज नई श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं मैत्री पुष्पा जी के साथ और ये भी हमारी लंबी श्रृंखला। तो इस बातचीत के अंतर्गत हम एक लेखक की अलग अलग रचनाओं पर उनके साथ चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज वरिष्ठ रचनाकार मैत्री पुष्पा से उनके उपन्यास चाक पर बातचीत होगी और बातचीत करेंगी कंचन भारद्वाज। हमारी मेहमान मैत्री पुष्पा जी का अलग से परिचय देने का शायद आवश्यकता नहीं है। आपने हिंदी कथाधारा को वापस गांव की ओर मोड़ा और कई अविस्मरणीय चित्र हमें दिए। बेतवा बहती रही, इतना अलमा और दूल्हा नरसी आपके चर्चित उपन्यास हैं। कस्तूरी कुंडल और गुड़िया भीतर गुड़िया के नाम से आपके प्रकाशित हो चुकी है। मैत्री जी से बातचीत कर रही हैं आदि साहित्य की अध्येता डॉक्टर कंचन भारद्वाज। आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से अध्यापन करती हैं। आपने जेएनयू से एमए, एमफिल तथा स्त्री लेखन पर भाषा पर पीएचडी की है। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्त्री विमर्श संबंधी लेख एवं कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आप दोनों का पुनः स्वागत है और मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। कंचन जी। हेलो हेलो शालिनी, इसमें डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है? डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। जी मैं किसी का मैं देखती हूँ, शायद माइक का दिक्कत होगा। मैं अपना माइक म्यूट करती हूँ। हाँ अब ठीक है, बीच में आता है। तो ऐसा है, माइक से हो रहा है। तो मैं कंचन, जब आप बातचीत करेंगी, सवाल पूछ लेंगी, तो मैं बीच में आपका माइक बंद कर दूंगी। ठीक है? नेक्स्ट सवाल से पहले मैं खोल दूंगी। ठीक है? ठीक है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप आज सुनेंगे मैत्री पुष्पा जी को और बातचीत करेंगे कंचन भारद्वाज। नमस्ते मैत्री जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे। आज शिक्षक दिवस है, ये एक इत्तेफाक है, लेकिन आपके लिए ये बहुत सही दिन है। दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मैत्री जी का नाम अपरिचित नहीं है और शालिनी पहले ही परिचय करा चुकी हैं। मैत्री जी की पहली कहानी आई थी 89 में। अब तक कुल मिला के 22 किताबें हैं और जिस किताब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, चाक, उसका प्रकाशन 1997 में हुआ। तो 23 साल हो चुके हैं उस किताब को जिस पर हम चर्चा करेंगे और इसके शायद 18-19 संस्करण इस उपन्यास के आ चुके हैं अब तक। तो बहुत अच्छे पाठक इस उपन्यास को मिले हैं, लेकिन मैं अभी भी हैरान होती हूँ कि इसके सवाल बचे हुए हैं, अभी भी जिंदा है सवाल
और उत्तर इसी उपन्यास के भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन जैसे कई बार अंधों के हाथी जैसी कथा हो जाती है, जिसने जो देखा वैसा समझा, पूछ देखी तो पूछ और सूर देखी तो सूर। मुझे लगता है कि इसके तार अभी भी, इसके सूत्र खुलने चाहिए, और आज उसकी लेखिका हमारे सामने है। और चूंकि आज शिक्षक दिवस है, तो इस उपन्यास में जहां से मैंने इसको खोला, इसमें शिक्षा पर बहुत चर्चा है, बहुत चिंता है, एक स्कूल की, बच्चे की, शिक्षक की, और किस तरीके से शिक्षा से बदलाव किया जाए। मैत्री जी को बदलाव का बहुत शौक है, परिवर्तन का बहुत शौक ये है। पूरा क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको सुनाई दे रही हूँ मैत्री जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे रही हूँ, बिल्कुल दे रही हूँ। अच्छा, तो और एक और बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए 2 लाइनें भी बतानी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैत्री जी बहुत बेबाक हैं और बहुत बेबाक लिखती हैं। बहुत कम लोग शायद ये समझते होंगे कि मैत्री जी बहुत विनम्र हैं, और वो विनम्र हैं, इसके प्रमाण में मैं 2 लाइनें उनके पहले कहानी संग्रह चिन्हार की भूमिका से पढ़ रही हूँ कि लिखते समय वो कितनी विनम्रता अपनी कलम को देती हैं। आप सुनिए। सामाजिक विसंगतियों ने जिन्हें ढह जाने को बाध्य किया, उन्हीं के सतत संघर्षों को उकेरने का प्रयत्न किया है मैंने। लड़ाई लड़ी नहीं है मैंने उनकी, केवल वर्णित भर कर पाई हूँ। यातना ज्यों की त्यों नहीं सुनाई, कुछ घटाकर ही लिखी है कि विश्वसनीय बनी रहे, सुख समृद्धि में डूबे लोग विश्वास कर सके, बस इसलिए। ये जो संकोच करके पीड़ा कम बताई गई है, इसके बावजूद जो कुछ लिखा गया उस पर यकीन नहीं करते। मैं कहना चाहती हूँ आपके पाठक बहुत भोले हैं कि जो कुछ आलोचक कह दे मान लेते हैं, जो कुछ आप कह दे वो भी मान लेते हैं, लेकिन जो किताब में लिखा है वो शायद नहीं देखते। किताब कुछ और कह रही है। आप कहती हैं मेरे सारे पात्र सजीव हैं, कोई यहाँ है, कोई वहां है, इस गांव में है, उस गांव में है, सबके नाम भी सजीव हैं, लेकिन जो वो पात्र कर गुजरते हैं वो कल्पना है। ये जवाब मैत्री जी देंगी कि वो कितनी कल्पना है, कितना यथार्थ है। या पाठक तो अभी तक मुझे लगता है बहुत भूले हैं। आलोचकों ने क्या कहा, मैत्री जी ने क्या कहा, मैं किसी को नहीं मानती, खुद पढ़ती हूँ और इस दावे के साथ, यकीन के साथ पढ़ती हूँ कि जो पढ़ रहे वो भाषा मुझ तक आ रही है। जिस भाषा में लिखा जा रहा है वो भाषा संप्रेषित नहीं हो पा रही। मैत्री जी, आपके उपन्यास में सारंग नैनी, चाक, श्रीधर मास्टर, चंदन, रंजीत, ये 4-5 मुख्य पात्रों के साथ स्त्रियों का अंबार लगा है। पूरा गांव इस उपन्यास में है। अगर मैं इस उपन्यास के सिर्फ स्त्री पात्र बताने लग जाऊं और उनकी कहानियां बताऊं तो शायद मुझे 1 दिन लग जाएगा, उससे भी ज्यादा शायद लग जाए। यहाँ चाक से चर्चा शुरू करूंगी। चाक पर गढ़ा जाता है। आपने चाक पे क्या गढ़ा? शिक्षा, स्त्री, आप बताइए। ठीक है, जो कुछ तुमने पूछा है वही बताऊंगी, बाकी तो लिख चुकी हूँ बहुत कुछ। एक तो ये पूछा कि ये पात्र काल्पनिक हैं या रियल हैं। देखो, कल्पना से इतना सब नहीं लिखा जा सकता। आदमी कितनी कल्पना करेगा, कितना गढ़ेगा, वो नहीं हो सकता। जब तक कोई बेस ना हो, जब तक कोई आधार ना हो, तब तक हम रचना नहीं कर सकते। लोग करते होंगे, लेकिन मेरे साथ ये संभव नहीं है। ये जो गांव है, कई बार तो मैं ये सोचती हूँ कि इस गांव पर एक कहानी और लिखूं, नहीं लिख पाती, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं उसमें। स्त्रियां इतनी आ गई, हर जाति आ गई, वहाँ के बच्चे तक आ गए। अब मुझे कुछ लगता नहीं है कि मैंने उसमें कुछ छोड़ा है। इसलिए तुम कह रही हो कि मैं अगर स्त्रियां गिनाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। तो और लोगों ने, जिन्होंने इसको पढ़ा मन से, उन्होंने कहा भी कि बच्चे इतने आए हैं और इतने क्या कहते हैं, ऐसे चुपचाप नहीं आए, वो कुछ कहते आए, कुछ सुनते आए, या खाली खेलते नहीं आए, है ना। वो एक जो छोटे बच्चों की एक पार्टी होती है वो बन के आए हैं। तो
ये तो भूल जाओ कि मैंने कल्पनाएं की हैं। हाँ, कई बार तो ये सोचती हूँ कि अगर वो गांव में पूरी तरह पता चल गया, जो चल गया है, तो वो मुझे शायद क्षमा करे बैठे हैं, वरना मेरे ऊपर केस दायर कर सकते हैं। क्यों, कईयों के तो मैं नाम ही नहीं बदल सकी, क्योंकि मेरे मन में वो चित्र आता ही नहीं था अगर मैं उनका नाम बदल दूं तो। खैर, जो है, सारंग नैनी पे बात चलती है। सारंग नैनी नाम मैंने रखा है। सारंग माने मृग, नैनी मानी जो मृग जैसी आंखों वाली हो। जो पति है रंजीत, जो एक शिक्षक है, वहां पे आता है श्रीधर। मेरा मतलब ये था कि जो ग्रामीण स्त्री है, क्या कुछ शिक्षा के बारे में सोचती है? लोग तो ऐसा सोचते हैं वो तो जानती ही कुछ नहीं है, वो तो शिक्षा समझती ही कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई समझती है, सोचती है, लेकिन ये तो हमारा तंत्र है जो वहाँ ऐसे टीचर भेजता है। तंत्र जो है, सरकारें भेजती हैं, जो वो शिक्षक रूप में तो जरूर शिक्षक होते हैं, लेकिन वो जो शिक्षा देते हैं वो नहीं, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। तो उससे उन माओं को कितना तकलीफ होती है, कितना दुख होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो शहर भेज देते हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि अमीरों के बच्चे गांव के शहरों में पढ़ते हैं, लेकिन जो उतना नहीं कर सकते, जो उतना पैसा नहीं लगा, वो कहाँ भेजें? उनके लिए शिक्षा नहीं बनाई क्या? उनके लिए टीचर या शिक्षक ऐसे ही बनाए क्या? प्राइमरी व्यवस्था बहुत चरमरा रही है, ये मैंने खुद देखा। और मुझसे टीचर्स ने ही कहा भी, कुछ जो चिंता कर रहे थे कि आप प्राइमरी शिक्षा पे क्यों नहीं लिखती? तो ये बाई चांस नहीं था, ये सोच समझ के मैंने प्राइमरी शिक्षा को लिया था। और वो स्त्रियां वहाँ की मुझसे क्या कह रही थी, या मैं भी उनमें से एक स्त्री हूँ, मैं प्राइमरी में पढ़ी हूँ, तो वो क्या चाहती हैं? उनके बच्चे या तो पढ़ नहीं पाते, जो अमीर हैं उनके बच्चे चले जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं। बड़ी समस्या है ये। तो मैंने प्राइमरी उसको रखा शिक्षा को। अब उसमें शिक्षक कैसे आते हैं वो भी मैंने बताया है। अगर एक शिक्षक अच्छा आ जाए, जो श्रीधर आ गया और बच्चों की माओं का उसकी तरफ को रुझान हो गया, तो हमारे जो समाज में वो स्त्री का अपराध होता है कि किसी अच्छे भी शिक्षक को आप उसको अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कोई चक्कर चल रहा है। ये तो सब बातें थी जो मुझे उकसा रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी, जो मुझे दुखी कर रही थी। तो ये इसलिए मैंने लिखना चाहा कि शिक्षा को लेके स्त्री यहाँ क्या सोचती है, कुछ सोचती भी है कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कंचन कि वहाँ अशिक्षित ही हों, पढ़ी लिखी बहुएं भी हैं। मान लो कि वो पर्दे में रहती हैं, पर्दा लिहाज के लिए कर भी लेती हैं, क्योंकि परिवारों में ऐसा है, रोज वहाँ जंग नहीं की जा सकती, लेकिन वो सब समझती हैं, सब जानती हैं। तो मुझे ये कहना था कि यहाँ की स्त्रियां भी इतनी नासमझ मूर्ख जैसे शहरों के लोग सोचते हैं, वो तो मूर्ख होती हैं। हमारे साहित्य में भी यही है, तभी तो गांव छोड़ दिया लोगों ने, गांव पे लिखना ही छोड़ दिया। जैसे वो सोचते ही समझते कुछ नहीं, तो उन पर क्या लिखा जाए, वो तो मूर्ख लोग हैं। नहीं, मुझे ये कहना था कि ऐसा नहीं है, आप देख लो। तो वो औरत जो है, क्या कितने प्रयत्न करती हैं, अपनी संतान किसको प्यारी नहीं होती? क्या उनको वो पढ़ाना नहीं चाहती? तो स्त्री क्या करती है अपनी संतान को पढ़ाने के लिए? स्त्री क्या करती है उस गांव में शिक्षा लाने के लिए? सबसे पहला मेरा उद्देश्य उसे लिखने का ये था। और तुमको शायद मैंने कभी बताया हो कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो जो मैंने लिखा उसका नाम कलम था। कलम कहानी, उसका नाम कलम था। कलम की कहानी है, ये कहीं पब्लिश हुई, कहीं प्रकाशित हुई है? क्योंकि ये किसी कहानी संग्रह में नहीं है, और जो सभी कहानियों का संग्रह है उसमें भी नहीं है। नहीं, ये प्रकाशित नहीं हुई। ये फिर कलम मैंने सोचा, लिखा भी, उसका रखा भी, लेकिन मैंने उसमें फिर दूसरी चीज जुड़ी, इसलिए मैंने हटा दिया। और फिर इसका नाम, जो जब ये बड़े, मेरे ख्याल में मेरे
उपन्यासों में हैं तो मेरे 2-3 और 400 पेज के, ये 436 पेज का है, सबसे ज़्यादा पेज इसने घेरे। तो इसका नाम फिर चाक हुआ, जिसकी कहानी चाक क्यों हमने रखा नाम, उसकी भी आगे। इसका नाम चाक आपने रखा या राजेंद्र यादव ने रखा? राजेंद्र जी ने रखा क्योंकि आप कोई उपन्यासों के नाम राजेंद्र जी ने रखे हैं, तो हाँ, इसका नाम बिल्कुल ये इसका उपन्यास का नाम दोनों की सलाह से रखा गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि राजेंद्र यादव ने नहीं रखा, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं रखा। ये मैंने और उन्होंने दोनों ने रखा। जब मैंने कहा, और मैं जो सुन रहे हैं लोग, उनके लिए भी, श्रोता हैं जो देख रहे हैं उनके लिए भी कहूँगी कि इसमें पूरे 12 महीने हैं, 12 महीने हैं, और वो हिंदी के महीने हैं, जेठ आषाढ़ सावन भादों सब है। और उसी के अनुसार इसमें त्योहार भी होते हैं, उसी के अनुसार भी उसी के अनुसार उसके फसलें भी होती हैं, उसी के अनुसार उसके जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं वो भी होते हैं, उसी के इसमें त्योहार है और त्योहारों के मायने भी आपने बदले हैं। बदलाव की आपको बहुत शौक है, आपने कथाएं बदल दी। इसमें 3 कथाएं, लोक कथाएं हैं, चंदना कथा, मंझा कथा, मोती की कथा, और उनके पूरे अर्थ बदल दिए, अंत बदल दिए। उपन्यास का पहला भाग ही ये सब बताता है कि चंदना कथा का अंत बदल दो दादी। और ये 1997 में नहीं हो रहा था, ये आपकी जो कहानी है, शुरू की जो 11 कहानी राजेंद्र यादव जी से मिलने के पहले जो छपी हुई है, ये उन कहानियों में मुझे दिखता है कि चंदना वहां एक मन्नाई 10-20 की एक पात्र है, और वो जिस तरीके से अपने घर में जो देखती है और जो आपकी आत्मकथाओं में मिलता है, खेरापतिन दादी, मैं तो समझती हूँ कि नए जमाने की खेरापतिन दादी मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं, जो कहानियों को बदल के सुना रही हैं, क्योंकि कैसे शिक्षा दी जाए। श्रीधर कहता है कि शिक्षा का अर्थ है मर्दों के कुसंस्कारों को बदल देना। इसका मतलब है जेंडर एजुकेशन, अगर मैं आज के अर्थ में समझूं तो मर्दों के संस्कारों को बदल देना। और सारंग नैनी चाहती है कि मेरे बच्चे ऐसे वीर बालक बने कि वो लीडर हो और भ्रष्टाचारी ना हो। एक चट्टा चौथ करके एक त्योहार इसमें आता है, जो बच्चे जिसमें गाना गाते हुए आते हैं, और उससे श्रीधर मास्टर आने से पहले वो बच्चे चौपाइयां गा रहे थे, लेकिन श्रीधर ने उन्हें एक आल्हा सिखाया, और मैं आल्हा की वो 4 लाइनें यहाँ पढ़ती हूँ। हम ना भगिए रण समूहे से, चाहे प्राण रहे या जाए, समूहे रह के जो मरी गई हैं, हुई है जुगन जुगन तक नाम, जहां पसीना बहे तुम्हारा, तहां दे दो रकत की धार, हम लड़का जब समृत हुई है सभी तुम्हारे काम। सारंग नैनी ये बड़े ध्यान से सुनती है और फिर सोचती है कि तुम वही मास्टर हो जिसकी मुझे तलाश है। तुम बहादुरी के नाम पर मक्कारों के किस्से नहीं सुनाते, इन छोटो छोटों के दिल में वीरता का बीज बोने आए हो। तुम जरूर दुश्मन के सामने सीना तानने का हौसला रखते हो। इस गांव में गुंडई और कायरता का बोलबाला है, हम अंधेरों में घिरे हैं मास्टर, मुझ जैसी घूंघट में आंखें छिपाए कितनी माएं तुमको देख रही हैं। तो एक ऐसे मास्टर की कल्पना जो निडर है, साहसी है, और जो बच्चों को ऐसा बनाएगा, ये मास्टर की भी चिंता है जो इस उपन्यास में एक जगह आई है। तो ये ऐसे एक मास्टर की कल्पना, क्योंकि मास्टर तो गांव में थे, लेकिन वो शायद वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे वहां की माएं चाह रही हैं। बहुत साल हो गए, मैं जब सोचती हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ या सवाल पूछ रही हूँ, तो मैं शायद दुस्साहस करती हूँ। 74 साल की उम्र आपकी है और मैं एक 23 साल पहले उपन्यास के बारे में बात कर रही हूँ। तो लेकिन मुझे वो तब दुस्साहस नहीं लगता जब मैं आज की शिक्षा व्यवस्था देखती हूँ। 23 सालों बाद भी बदला तो नहीं कुछ भी। नई शिक्षा नीति आई है, शायद आप उस बारे में कोई उम्मीद रखती हूँ। कैसे सोचती हैं आप, कैसा मास्टर है? और सुन, देखो, शिक्षा नीतियां तो तब भी थी, और जो लिखित होता है वो अलग होता है, और जो हमारे व्यवहार में होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप कुछ भी दे दीजिए लिख के, क्या जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, क्या उस पर गौर करते हैं? क्या उसके अनुसार चलते हैं? अगर चलते तो नई नई शिक्षा नीति तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत है? क्या जो टीचर का, जो शिक्षक का जो कर्तव्य है, अगर वो पूरी तरह करते हैं तो जरूरत नहीं है इसकी। एक और बात जो गड़बड़ हुई है, एक और गड़बड़ हुई है कि जब से पंचायती राज आया है
पंचायती राज आया 95 में, और ये जो है उपन्यास लिखा 97 में। पंचायती राज आया है तब से जो टीचर है, जो शिक्षक है प्राइमरी का, वो प्रधान के अंडर में आ गया है। अब तुम प्रधानों की माया तो तुम भी जानती हो, सब जानते हैं कि प्रधान क्या करते हैं। तो प्रधान जो है अपनी तरीके से, प्रधान और जो पंचायत के सदस्य होते हैं अपनी तरीके से मास्टर को भी चलाते हैं, क्योंकि स्कूल के लिए भी फंड आते हैं। अब फंड पे जब तक मास्टर भ्रष्टाचार न करे तब तक मास्टर को टिकने नहीं देते गांव में। ये मास्टर की त्रासदी है, मास्टर भ्रष्टाचार करे। तो इतना इतना देखा जो मैंने उसमें दिखाया है कि मास्टर भी फिर उसी तरह चलता है, टीचर उसी तरह चलता है। वो नहीं आता, वो अपना काम करता है, जो भी कोई कुछ बिजनेस कर लेता है, कोई कुछ करता है, और अपने बदले एक लड़का रख देता है वहाँ पे, क्योंकि लड़के भी बेरोजगार फिर रहे हैं, क्योंकि 1000-2000 पे एक लड़का रख देता है, वो बच्चों को देखता रहता है और खुद नहीं आता। तो ऐसे करके चल रहा है। जब मैंने ये देखा कि एक लड़का है जो ना पढ़ा रहा, ना कुछ, ना वो इस योग्य है, ना कोई ट्रेनिंग पाई है, और मास्टर जी तो अपना खेती देख रहे हैं या अपनी एक दुकान खोल ली उसे देख रहे हैं, और इसको ऐसे रख दिया। तब ये चलने लगा, क्योंकि उनको प्रधान की शय मिली हुई थी, और शय नहीं धमकी भी मिली होती है, अगर तुम ये नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हारा या तो तबादला करा देंगे, तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, अभी वो ऐसा ही आएगा तो उससे शिकायत करेंगे। मतलब तरह तरह के डर होते हैं। ये मैंने देखा कि मास्टर की क्या हालत है, गांव में प्रधान की क्या हैसियत है। तो जब से ये पंचायती राज के तो सब गुण गाते हैं, लेकिन मैंने जो कमियां देखी हैं वो देखी हैं, और वही मैंने दर्ज भी की हैं। उसमें मुझे कोई डर भी नहीं है, मैंने सच बोला है, और ये होता है, ये गांव में होता है। गांव के लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन प्रधान और पंचायत के आगे किसी की चलती नहीं है, इसलिए मैंने ये दर्ज भी किया। और इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध उठती है सारंग। जिस स्त्रियों में, चाहे माने कोई चाहे ना माने, स्त्रियों में ज़्यादा साहस होता है, क्योंकि वो, मैं ये भी मानती हूँ कि स्त्रियां भी रिश्वत के इसके चक्कर में आती हैं, लेकिन बहुत कम, जो बहुत कम आती हैं गांव में, बहुत नहीं, मतलब मैं तो ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कम आती हैं। तो कोई तो अपने बच्चे के हित को देख के तो कोई तो उठेगी ना। तो सारंग उठती है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कोई अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक आना चाहिए, जो जिससे गांव के बच्चों की शिक्षा अच्छी हो। एक और बात जोड़ती हूँ, वो भी सुन लो। जिससे गांव के बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, और जिससे बच्चों को बाहर न जाना पड़े, यहाँ वहाँ उसके यहाँ न रखना पड़े बच्चे को जाके, तब उसको शिक्षा मिले। गांव में क्यों शिक्षा नहीं मिलती, उसका सवाल यही। मैत्री जी, ये 97 में उपन्यास तो 1997 में आया, लेकिन सारंग नैनी तभी आई। पर आपकी दूसरी ही कहानी है बेटी, और वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत बाद में आया नारा, मगर वो कहानी जो आई है, जरा उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए, ताकि ऐसा ना लगे सिर्फ सारंग नैनी आई है तभी आपने शिक्षा की चिंता की है। और सारंग नैनी से पहले आप अपनी दूसरी कहानी में बेटी, और बेटी शायद कहीं पढ़ाई भी जा रही है, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में शायद कहीं पढ़ाई जा रही है, और मुझे जहां तक याद है जामिया मिलिया इस्लामिया में भी आपने इस पर एक पुस्तिका निकाली है, और वो है मेरे पास, इत्तेफाक से मुझे आपके किसी मित्र ने दी है। तो जरा बेटी कहानी के बारे में बता दीजिए। नहीं, मेरी चिंता हमेशा रही है, मेरी चिंता इस बात पे हमेशा रही है कि शिक्षा बराबर से होनी चाहिए, सबको शिक्षा दी जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हमारे गांव में या शहर में भी हो सकता है ऐसा कि लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों पे नहीं। गांव में तो बिल्कुल ही ये सोचा जाता है लड़की काम करने के लिए, इसके बाद इसकी शादी हो जाएगी, बस ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ ली इतनी काफ़ी है। तो मैंने पहला ही जो सेंटेंस बोला है, मैं पहला ही जो वाक्य उसमें लिखा है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुन्नी रह टाक रही है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क है, लड़की लड़की में ही फर्क है, फिर लड़कों में तो है ही फर्क। तो मैंने ये बेटी कहानी 90 में लिखी थी। तो क्योंकि मेरे मन में जो मैंने देखा वो कीड़ा रेंगता था कि ये जो है भेदभाव,
हमारे यहाँ बराबर है और हर मेरे ख्याल में हर कदम पर है, हर कदम पर है। उसके पालन पोषण से लेके उसकी शिक्षा दीक्षा से लेके सब में है, क्योंकि लड़की को ये माना जाता है कि ये तो दूसरे घर जाएगी और दहेज के साथ जाएगी। कंचन, दहेज आज तक नहीं मिटा। तुम कितना ही ले आओ, तुम कितना ही आगे बढ़ जाओ, क्या तुम ये कह सकती हो दावे के साथ कि दहेज खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि बढ़ा है, बढ़ा है दहेज। जब दहेज के साथ ही लड़की जा रही है तो माँ बाप पे तो बोझ ही होगी ना। तो ऐसे ही मैंने देखा कि वो बोझ समझी जा रही है और कब इसकी शादी हो जाएगी, जितना काम कराना है करा लो। लड़के पढ़ रहे हैं और फिर वही होता है कि लड़के नहीं पूछते तो वही भागी चली आती है। ये भी तुम मानोगी कि लड़कियों में ज़्यादा ममता होती है, लड़कियों में ज़्यादा ममता होती है लड़कों के बजाय। लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं इस बात पे, लेकिन मैं बार बार इसको कहूँगी कि माँ बाप के लिए लड़कियों में ज़्यादा ममता होती है, ज़्यादा प्यार होता है। वो नहीं देख पाती कि ये वो हैं। कोई मुझे ये भी मिसाल दे सकता है कि लड़कियां भी वृद्धाश्रम में छोड़ जाती हैं माँ बाप को? हो सकता है, हो सकता है, ये अपवाद भी होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता होगा कि बेटी जो है वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ने जा रही है। या ये तो हाँ, अब मुझसे कोई ये कहेगा कि कुंवारा लड़का तो नहीं छोड़ता वृद्धाश्रम में, जब उसकी शादी हो जाती है तब छोड़ते हैं, तो बहू छुड़वाती है। वो भी मैं मानती हूँ, वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन ये जो फर्क है ना, इस फर्क को तो मिटाना चाहिए, इस फर्क को मिटाना चाहिए। और कम से कम हम अपने आप को जवाब दे हैं इस बात को कि हम लड़की लड़के का फर्क नहीं करते। तो जिस गांव में लड़के नहीं पढ़ पा रहे थे, शिक्षा ऐसी थी लचर, उसमें लड़की पढ़ने का तो कोई जिक्र भी नहीं है। आपके यहाँ चाक पे ही सारंग नैनी गुरुकुल में पढ़ी है, और गुरुकुल का वर्णन करते हुए वहाँ के मास्टर, वहाँ की जो हॉस्टल वार्डन है, और वहाँ जो पढ़ रही हैं शकुंतला और शारदा और खुद सारंग, और जो वहाँ का उनका व्यवहार है लड़कियों के साथ, लड़कियों को लेकर के, और जिससे वो बहुत दुखी होती है, और वो पूरी अनैतिकता और उनकी सजाएं उसमें दर्ज हैं इस उपन्यास में। और दूसरा मैं जिक्र करूंगी कि जो इदन्नमम से है कि सबके सूत्र मिल जाते हैं एक ही उपन्यास में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये 1907 में आया है, लेकिन इसके पहले के और इसके बाद की रचनाओं के सूत्र इसमें हैं। और जो वहां जो गुरुकुल में हो रहा है और जो मंदा के साथ हो रहा है, कैलाश मास्टर जो उसका बलात्कार करता है, और आजकल भी हम खबरें पढ़ते हैं लगातार कि विद्यालयों में बच्चों के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। तो ये इसको कैसे देखती हैं आप, कैसे कहेंगी? देखो, दुर्व्यवहार की कोई खास जगह नहीं होती। जहाँ पुरुष होगा, जहाँ कोई लड़की होगी, वहाँ बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। ये पुरुष की नियत पे है। और मैंने कल परसों एक फेसबुक पे स्टेटस डाला था, जिसके जवाब में पुरुषों के बहुत कड़वे वो आए कमेंट्स मेरे कि नहीं, सबके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे भाई, सबके लिए नहीं सोचना चाहिए, मैं सबके लिए नहीं सोच रही, लेकिन ज़्यादातर के लिए मैं सोच सकती हूँ। नहीं तो ये रोज रोज जो घटनाएं होती हैं क्यों होती हैं? तो वहाँ भी ऐसा ही था, वहाँ भी ऐसे ही था। सारंग गुरुकुल में रही कि नहीं, सारंग गुरुकुल में रही कि नहीं रही, मैं जरूर रही हूँ, मैं रही हूँ गुरुकुल में, है ना। तो ये जो स्त्री पुरुष का संबंध है, तो लड़की किस उम्र की है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आदमी के सामने एक लड़की शिकार है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। और मैंने तब ये लिखा कि औरत तो जन्मजात अपराधिनी होती है, वो तो जन्म ही लेती है अपराधी की तरह। जब वो जन्म लेती है तो कैसे देखा जाता है सब जानते हैं। तो ये सब बातें हैं जो चाहे गुरुकुल हो, और मास्टर जो आपने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है कि आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल था और उसने किस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने बुलाया, तो ये तो आज भी खत्म नहीं हुआ। ये आपने लिखा कब है और हुआ कब था, और हम आज किस दौर में बात कर रहे हैं, साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। तो ये तो पुरुषों को सोचना चाहिए, खाली टीचर्स को ही नहीं, हर जगह है, ये हर जगह है, उनको सोचना चाहिए। लेकिन नहीं सोचते,
नहीं सोचते। वो मैंने शिक्षकों पे ये लिखा है, शिक्षकों पे मैं बहुत लिखती आ रही हूँ, आप भी लिखी है कि प्रिंसिपल हैं आप और आप ये क्या कर रहे हैं? क्या एक लड़की को आप ये देख के कि इसके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा, ये भी तो देख लेते हैं लोग, तो हम इसको चाहे जैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें तो चली आ रही हैं। अब जो तुम जिसका जिक्र कर रही हो कि मैंने प्रिंसिपल के लिए ये, वो कब की बात है? वो सन 60-62 की बात है, तब की बात है। तो तब से ये सिलसिला क्यों नहीं खत्म होता? मुझे ये कहना है। और हमारे कहने का मतलब, किसी लेखक के कहने का मतलब, किसी लेखिका के कहने का मतलब यही होता है कि समाज में इसको रखें हम, और उससे लोग देखें, पढ़ें, समझें कुछ। लेकिन क्या समझते हैं? पढ़ने के लिए पढ़ लेते होंगे, नहीं भी पढ़ते होंगे। साहित्य वैसे खाली उसी के लिए, आजीविका के लिए तो होता ही नहीं है, वो तो जीवन के लिए होता है। तो उसको तो पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, लेकिन कोई नहीं समझता। कल मैंने वो जो स्टेटस डाल लिया, उसी के उल्टे हो गए। ये तो विद्यालयी शिक्षा की बात हो गई। अब जो शिक्षा बच्चे घर में लेते हैं दादी नानी से और घर वालों से, और जो व्यवहार में जो जीवन से सीखते हैं, आपके यहाँ खेरापतिन दादी ने चंदना कथा सुनाई और उसका कितना असर रहा कि चंदना कथा दिमाग से निकलती ही नहीं, और चंदना कथा कितनी लड़कियों को चंदना बना देती है या उस डर में उनको जीने को विवश कर देती है। मोतिनी मंझा की कथा भी आपने इसमें शामिल की। तो ये जो कथाओं में बदलाव किया, मैंने पढ़ा है कि महाश्वेता देवी की जो पहली किताब है झांसी की रानी, उसमें वो लिखती है कि मुझे बचपन में मेरी नानी झांसी की रानी की किस्से सुनाती थी और वो मेरे दिमाग में रह गया, और पहली ही किताब उनकी वही रही। आपके यहाँ खेरापतिन दादी हैं, घरों में भी बच्चे हैं, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे गूगल से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कार्टून से पढ़ रहे हैं, दादी नानी तो है नहीं। तो मैंने पहले ही कहा, मेरे सामने जो दादी नानी बैठी हुई है, वो कैसे अब नए बच्चों के लिए सोचती हैं, जो नई कथाएं बदली हैं वो कितने घरों में पहुंचती हैं, और कैसे उनको जो टीचर जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, किस तरह उनको उस डर से निकालें जो कंचन, जो हम संस्कार देते हैं, ये पहला कर्तव्य है माँ बाप का, खासकर माँ का। हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देते हैं छोटेपन से ही, है ना? हम वो संस्कार नहीं देते जो हमें खेरापतिन दादी दे रही थी, है। खेरापतिन दादी ने मुझे चन्ना कथा सुनाई। हालांकि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं चन्ना कथा सुनूं, लेकिन मुझे इतना रुचि लगी उसमें कि मैं छोटी सी थी और उनके साथ साथ घूमती थी और इस कहानी को सुनती थी। और फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ। और हो भी रहा था, गांव में तो हो रहा था, शहर में तो मैं आई नहीं थी जब तक, गांव में हो भी रहा था। फिर शहर में भी मैंने देखा कि होता रहा, हो रहा है ये। तो मैं जो वो थी, जो गांव की एक निरक्षर औरत थी, जिसके पास इतना ज्ञान का भंडार था, जो हमें सुनाती थी कि स्त्रियों के साथ ऐसा घटित होता है, तुम प्रेम मत कर बैठना, नहीं तो चंदना का भविष्य तुम्हारा भविष्य होगा। ये दादी गाकर सुनाती थी। तो जब उन्होंने सुनाई, हमने सुनी, तो उसमें कुछ बहुएं हैं रोने लगती थी, कुछ लड़कियां रोने लगती थी। तो फिर एक स्त्री ने कहा, जिसे तुम सारंग समझ सकती हो, कि दादी इसका अंत बदल दो, कि सारंग प्रेम करने के अपराध में क्यों कत्ल कर दी गई, क्यों पति ने ही कत्ल कर दी उसको। और उसका जो गीत का अंत ये है कि जब पति लिवा गए जब उसे, और बीच जंगल में उसको कत्ल कर दिया, खाली ये पूछ के कि तेरा प्रेमी, तुझे प्रेमी तो नहीं कहा, उसने क्या दिया है, तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, कि मेरे माँ बाप ने हार दिया है। तेरे भाई ने क्या दिया है, कि मेरे भाई ने कंगन दिए हैं। तो तेरे उसने जो लड़का मिलने आया था, उसने क्या दिया है, सकल नाम था उसका, सकल ने क्या दिया है। तो घबरा गई, कहने लगी सकल हमारा क्या लगता है। कटारी निकाली और जबी गर्दन जो है अलग कर दी उससे। ये था दंड, प्रेम का दंड ये था। क्यों स्त्रियों को मिलता है, क्यों पुरुषों को नहीं मिलता, कि उनका दर्द, जबकि दोनों ही चीज गलत है। ना पुरुषों को मिलना चाहिए ना स्त्री को। प्रेम इतनी खराब चीज नहीं है, किया तो किया, चलिए आई तुम्हारे साथ, माफ भी कर दो। और माफी को ऐसा कौन सा बड़ा अपराध है। प्रेम तो मैं सोचती हूँ अपराध नहीं,
सबसे बड़ा मेरे ख्याल में पवित्र कर्म है। प्रेम से बड़ा कोई पवित्र कर्म नहीं है। तो ये जब गाई जाती है स्त्रियों के बीच, तो दादी इसको कहती हैं कि ये मत करना, प्रेम करोगी तो ये होगा। तब कहती है सारंग कि नहीं, इसका अंत बदल दो, और वो अंत ही बदलने की कसम खा लेती है। तो ये जो हमें जो सिखाया जाता है हमारे गीतों में, लोकगीतों में, लोक कथाओं में, और सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, हम ये तो सिखाते हैं, हम वो संस्कार नहीं देते जो देना चाहिए। जो तुम बात कह रही हो, पीढ़ी की नई पीढ़ी और ये सब पढ़ रही है, हम खाली शिक्षा देते हैं, संस्कार नहीं देते। हम खाली उनको किताब पढ़ाते हैं, ज्ञान नहीं देते। तो ये सब बातें हैं। ये तो माता पिता का कर्तव्य सबसे पहले, फिर शिक्षक आता है। ये कहानी चंदना कथा, आपकी कहानी मन्नाई 10-20, उसमें पूरी तरह ये कहानी है, लेकिन वहाँ इसका अंत ऐसे नहीं होता। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी जैसे इसका अंत होता है। लेकिन एक दूसरा सवाल है, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे, सूरदास तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब मैत्रेयी के यहाँ वो छूटता नहीं है तो बराबर धड़ाधड़ जो सवालों की बौछार होती है। और देखिए आत्मकथा में मुन्नी अपना प्रेम नहीं छोड़ पाती, इसमें गुलकंदी है, गुलकंदी होली में जला दी जाती है, लेकिन उसका अंत मुझे 2011 में दिखता है जब शीतल अपने पति को जिंदा जला देती गुना बेगुना में। मन्नाई 10-20 में वो अपने देवर को धतूरा खिला देती है, पता नहीं वो चंदना है या रामश्री चाची हैं जो रमिया थी पहली कहानी में। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की दर्ज है। रेशम जो केतकी में तो चुप रहती है और चुप रह करके अपने देवर की बाह पकड़ने को तैयार है, लेकिन जब वो चाक में आती है तो बहुत ही मुखर और प्रखर तरीके से बोलती है कि मुझे भी मरा हुआ मान लिया अपने पूत की तरह, और भी बोलती है। ये जो मुखरता, एक ही पात्र जब बार बार आता है और उसमें हर बार उसकी मुखरता बढ़ जाती है, हर बार उसकी गतिविधि में एक और प्रखरता आ जाती है, बल्कि कहीं कहीं वो बहुत खतरनाक भी लगने लगता है। तो ये जो एक प्रक्रिया है पात्रों के बराबर विकसित होने की या उनके बोली में बदलाव आने की, कहीं वो खामोश रह गए, कहीं वो बोल गए। सारंग के साथ तो दोनों चीजें, उसके सवाल पर मैं अभी आगे आऊंगी। ये पात्र कैसे विकसित, उनके नाम नहीं बदले, उनका उनके साथ जो घटित हुआ वो भी नहीं बदला, लेकिन उनकी अपनी भाषा बदल गई। तो ये जो भाषा आपने गढ़ी इस चाक पे, इसको कैसे तराशा और इसकी क्या प्रक्रिया थी? क्या आपकी भाषा बदली, क्या पढ़ा, क्या सोचा, कैसे हुआ ये? देखो नहीं ठीक है, ठीक है। देखो, चाक एक स्थिर चीज नहीं होती। जब वो कुम्हार चाक चलाता है तो लगातार चलता है वो कोई से, तो वो कहानी भी अगर मैं इस पे रख दूं तो वो भी घूमेगी चारों तरफ। तो मैंने लिखा भी है और मैं बोलती भी हूँ कि मेरे जो स्वभाव में बदलाव की जो एक धारणा है बहुत तेज है। बहुत बिना बदलाव के मुझे सब कुछ फीका लगता है, सब कुछ अधूरा लगता है। फीका तो क्या कहूँ, अधूरा लगता है कि अगर हमने कुछ बदला ही नहीं है तो हम क्यों लिख रहे हैं। अगर इस समय को जो हमें खराब लग रहा है, जो हमारे ऊपर बीत रहा है, इस समय में हम बदलाव नहीं कर सकते तो हम फिर क्यों लिख रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, एक और बात तुमने नोट की होगी और नहीं की तो कर लेना। मेरे जो पात्र हैं या मेरी जो नायिकाएं हैं वो ऐसी नहीं है कि खाली डायलॉग बोलती हैं। वो डायलॉग कम बोलती हैं, कर्म में ज़्यादा उतरती हैं। तुम ये महसूस कर सकती हो। जब कर्म में सारंग नैनी हो या मंदा हो या कोई भी हो, या अलमा हो, तो जब कर्म में उतरती हैं तो जाहिर है बदलाव के लिए उतरती हैं, कुछ बदलेगा। हाँ, ये नहीं कि खाली कह के रह गए। कह के रह जाना साहित्य को अधूरा रखना है मेरे हिसाब से। लेकिन जब कर्म में उतर के दिखाना कि ये करने से ये होता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें हत्या नहीं होती, हत्या भी करनी पड़ती है। स्त्री जब अपने से पे आ जाती है तो हत्या भी कर देती है। फरिश्ते निकले में देखो तो वो फूंक देती है सबको। हाँ, जो उससे इतना उसे बिल्कुल पशु की तरह यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो फूंक देती है सबको। तो ये चाहे बदलाव किसी तरह का हो, वो बदलाव होना चाहिए। वो ऐसा बदलाव होना चाहिए जो
एक जगह हो और दूसरे सबक लें। तो मेरे मन में हमेशा बदलाव रहा है, और जब मैं शुरू किया मैंने लेखन, तो मैं लेखन की जो धार है वो देख रही थी कि यहाँ कैसा है कैसा नहीं है, और उसी को देख के लिख रही थी। जब मुझे दिख गया कि नहीं, मैं दूसरी तरह की स्त्रियाँ लेके आई हूँ, मैं गांव की स्त्रियाँ लेके आई हूँ जिनका स्वभाव कैसा होता है वो यहाँ की स्त्री से नहीं मिलता वो स्वभाव, तो उसको तो अपने स्वभाव के अनुसार चलना पड़ेगा। तब मैंने ये सब, तुम आगे की रचनाओं में ये देखती जाओगी कि हाँ ठीक है, विद्रोह करती है तो विद्रोह करेगी, है ना, विरोध करती है तो विरोध करेगी, और जो उसे कदम बढ़ाना है वो बढ़ाएगी, और जैसा कदम लेना है वो लेगी। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि तमन्ना 10-20 कहानी से इसलिए उठाया, मैं उस कहानी को जब पढ़ रही थी तो उसमें एक कथन है, उसका वाक्य है जो चंदना है। चंदना कहती है, स्वराज तुमने गांधी को पढ़ा लेकिन अकेले चलकर मैंने उसे निभाया। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो अकेले चलकर निभा रही है तो वो फिर आगे जाके जब शीतल हो जाती है तो वो जिंदा कैसे जला देती है। या सारंग को भी मैं देखती हूँ, एक दिन वो बंदूक उठा लेती है। वो अलग बात है कि राजेंद्र जी कहते हैं कि मैत्रेयी तुम साहित्य की फूलन देवी हो, लेकिन क्या बात को इस तरह हम रखेंगे और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि नई पीढ़ी में ये खाद रोप देंगे। मैंने पढ़ा गुड़िया भीतर गुड़िया में कि हम नई पीढ़ी में ये खाद रोप देंगे और इस बार कोई गुंजाइश नहीं होगी, मेरी माँ ने मिट्टी दी, पानी दिया, लेकिन खाद रोप ली। तो मैं इसलिए यहाँ बहुत सचमुच खतरनाक तरीके से चिंतित होती हूँ कि ये कैसा अंत हुआ। किसका कैसा अंत हुआ मैं भूल रही, तुम क्या कह रही हो? जो नायिका अपने शीतल गुलाबी शीतल जैसा अत्याचार होगा वैसा ही उस पर विचार होगा और फिर वैसा ही व्यवहार भी होगा, है ना। मेरा जो मानना है, मेरी मान्यता ये ही है, ये नहीं, मेरे जो मान्यता है उसमें क्षमा वहीं तक है जहाँ तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है, और बर्दाश्त की भी सीमा मेरी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो जैसा अत्याचार होगा वैसे ही व्यवहार भी होगा। तो मेरी नायिकाएं वही करती, जैसा उन पर आप करिए अत्याचार, वो आपको जवाब देंगी वैसा ही, आप भी तैयार रहिए। फिर ऐसा नहीं है कानून की कहीं गुंजाइश नहीं होती। कानून का ही अगर इंतजार किया, कानून का इंतजार किया तो फिर कहाँ तक जाएगा। कानून का इंतजार हम देख नहीं रहे क्या? कानून का इंतजार सब देख रहे हैं, और कानून का इंतजार किया भी है, लेकिन कानून ने क्या किया? कानून ने क्या किया? और देख रहे हो समाज में कि स्त्री कितनी पिस रही है। अब उसको वो तो 420 है, वो तो अच्छा, मैंने हर आदमी को ये कहते देखा है कंचन कि उसने उसको फंसा लिया, उस आदमी को फंसा लिया। भैया उस पर क्या ऐसा फंदा रहता है जो सबको फंसा लेती है? हाँ, आदमी तो जैसे भोला है, आदमी तो बिल्कुल दूध पीता बच्चा है, औरत फंसा लेती है उसे। आदमी चाहे 40 साल का है और जो लड़की है वो 25 साल की भी नहीं है, लेकिन उसने फंसा लिया उसको, वो बेचारा आ गया। तो आदमी को तो तुम बेचारा बनाए हुए हो, और औरत जो है वो ही फंसाती है, वही उस पर जाने कितने षड्यंत्र आते हैं, कितनी साजिशें आती हैं, वो जो आपको घेर लेती है और आप घिर जाते हैं। तो जो कानून होता है ना, कानून तो स्त्री भी चाहती है कि हमारी रक्षा करे, कानून पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन कितनी रक्षा होती है। तब अपने हाथ में लेना पड़ा। जो फूलन देवी की बात कर रहे हो, कानून की तो उसने बहुत इंतजार किया, लेकिन जब इतना दर्दनाक उस पर गुजरेगा अत्याचार, तो किसके मन में रह जाएगा कि मैं कानून का कब तक भरोसा करूं? बंदूक ही उठाता है। तो मैंने एक वाक्य और लिखा है जो तुम कह रही है कि मैंने कलम को बंदूक की तरह उठाया। हाँ उठाया। मैं पसंद नहीं आई यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग सभ्य थे और मैं गांव की असभ्यता से बात कर रही थी। मैं भी जानती हूँ इस बात को, लेकिन मैं इसी तेवर में, इसी अंदाज में बात करूंगी और करती रहूंगी जब तक जिंदा रहूंगी या लिख पाऊंगी। सारंगिनी एक सपना देखती है, मेरा धूल में सना बालक और उसके हाथ में तलवार।
आपको याद है? नायिकाओं के ऐसे ही सपने होते हैं, ऐसे ही होते हैं और जो हाँ एक और बच्चा इसमें आता है, राकेश, जो हाँ जब वो सारे बच्चे वो अल्पना बनाते हैं और वो सब उसमें जलाते हैं, लेकिन वो अपनी माला उठा लेता है, वो नहीं जलाता और कहता है कि ये राम मूर्ति की है, मैं इसको नहीं जलाऊंगा। तो वो जो छोटे-छोटे बच्चों के जो प्रेम है इसमें, शायद किसी की नजर नहीं गई। और अब मैं आती हूँ, आपने पंचायती राज का जिक्र किया था, क्योंकि इस एक उपन्यास में स्कूल है, पाठशाला है, मास्टर है, कलम कहानी है आपकी, उसके बाद अंतर कथाएं हैं। एक कथा का आपने जिक्र किया जो लोक कथा है, चंद्रा कथा, दो और कथा है, मोतिनी और मंझा की कथा, कि मैं अपने प्रेम को नहीं छुपाऊंगी और मैं अपने बालक का नाम लूंगी। तो उस बहाने से रेशम आती है जो पूरी तरह अपने शरीर पर अधिकार करती है। मैं अगले सवाल के बाद इस पर आऊंगी, जिसकी सब लोग शायद प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जिसके लिए बहुत शोर हुआ और अभी भी चाक प्रश्न चिन्हित होता है। पंचायती राज जब आया तो उसके बाद आपकी कहानी आई 1993 में, फैसला, और इस पर बसुमती चिट्ठी के नाम से एक फिल्म भी बनी है, टेलीफिल्म। तो इसमें जो बसुमती है वो चाक के अंत में सारंग है, जिसके पीछे गांव भर की स्त्रियां चल रही हैं। सारंग अकेली नहीं है, और जब वो उपन्यास के आरंभ में कहती है कि रंजीत तुम भी नहीं, तुम इसके खिलाफ नहीं उठोगे तो क्या कैसे होगा, और अंत में सारी स्त्रियां उसके साथ हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि राजनीति में स्त्रियों की दखल आपने की, और ये एक उपन्यास में नहीं है। अगर मैं देखूं तो अलमा कबूतरी का अंत भी इसी तरह होता है। तो आप कैसे देखती हैं कि एक गांव की स्त्री आगे आएगी? यहाँ तो शहरों की स्त्रियों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो गांव की स्त्री जब आगे आ रही तो कितनी चुनौतियां हैं उसके सामने? मैं यही सवाल चाहती थी, मैं ये सवाल चाहती थी। शहरों की स्त्रियां बुरा मानेंगी, बुरा मानती रहें, मैं कहने से नहीं चूकने वाली। शहरों की स्त्रियों में इतना दम कहाँ होता है, इतना साहस कहाँ होता है। वो तो एक दूसरे को देख के चलती हैं, वो तो आगे पीछे देख के चलती हैं। उनमें हौसला नहीं होता कि हम इसके खिलाफ कदम उठा लें। वो यहाँ पे स्त्री विमर्श चूड़ी बिंदी का ही कर रही हैं, स्त्री विमर्श भी वो कपड़ों का कर रही हैं। वहाँ तो गांव में तो कपड़ों का नहीं होता है स्त्री विमर्श, वहाँ सीधी उठती हैं कि नहीं, ये नहीं तो ये नहीं होगा। सारंग खड़ी होती है तो उसका साथ कौन देगा, कौन देगा? स्त्रियां ही देंगी ना, क्योंकि वो लड़ रही है, वो स्कूल के लिए लड़ रही है, वो बच्चों के लिए लड़ रही है। वो जितनी भी चीज़ राजनीति में जो धांधलेबाजी हो रही है, वहाँ पर जो ये एक चुन चुन के खड़े किए जा रहे हैं, नहीं ये नहीं खड़ा किया जाएगा, वो खड़ा किया जाएगा, वो कहती है, वो कहती है, और मास्टर कहता है जो उसका मेरे ख्याल में क्या कहना चाहिए, उसकी आत्मा की आवाज़ समझता है। वो कहता है कि तुम क्यों नहीं खड़ी होती, और वो तैयार हो जाती, मुझे खड़ी होना चाहिए, लेकिन मैं क्या पति के खिलाफ खड़ी हो जाऊं? ये सवाल उसके मन में भी उठता है। हाँ, मैं हो जाऊंगी, अगर मेरा पति न्याय की राह पे नहीं चलता तो मैं हो जाऊंगी खड़ी है। तो यहाँ तो मैंने जो पति कुकर्म करते हैं उनके 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 पक्ष में गवाही देती स्त्रियां देखी हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जिनको आप बहुत पढ़ी लिखी विद्वान क्या क्या नहीं कहती। हाँ, जब हमने एक लड़ाई लड़ी थी तो मैंने देखा कि पति के साथ खड़ी थी लेखिकाएं तो अपने पतियों की। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। एक लेखिका कह रही थी कि नहीं, मेरे पति कह देंगे तो मैं हो जाऊंगी। कंचन, तुम इनसे कुछ उम्मीद करती हो? मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। मैं उन स्त्रियों से करती हूँ जो छाती ठोक के आगे आती हैं, छाती ठोक के आगे आती हैं। दो उदाहरण दे रही हूँ। एक आप चाक के पहले पन्ने से है। कभी अक्सर मैं देख रही हूँ कि कोई त्योहार होता है और आप एक टिप्पणी लिख देती है और बड़ा फिर घमासान होने लगता है। चाक में जो सेकंड पैरा है, मैं उससे 4 लाइनें पढ़ रही हूँ। स्त्रियां जिंदगी के गीतों, संस्कार जनित उत्सवों और रोजमर्रा की जरूरत के चलते चलते आपको प्राकृतिक लीला में उतार रही हैं, या कि भीतर से उमड़ते करुण खूंखार हाहाकार को पीकर महाविनाश को चुनौती देती हुई जीने की अदम्य चेष्टा कर रही हैं। शायद पिए हुए समस्त विष को अपनी मुस्कानों में ढालकर अमृत कर देना चाहती हैं। नहीं, शाश्वत सत्य की तरह उजागर होती हुई अनहोनी को पहचानते हुए भी अनजान बने रहने का ढोंग। शायद ये लिखा तो गांव की स्त्रियों के लिए है, सोच तो ये सारंग उस गांव की स्त्री के लिए है, लेकिन
ये जो आप टिप्पणियां कर रही हैं वो शहर के उन स्त्रियों के लिए है जो सज कर त्योहार मना लेती हैं, अगर वो गांव की हो चाहे शहर की हो। तो ऐसा लगता है कि वो शायद अपने भीतर के विष को अमृत कर रही हैं। लेकिन आपका सवाल वही है जो सारंग नैनी का सवाल है कि जानबूझकर अनजान बने रहने का ढोंग, क्या ये सही यही बात है? वही सुख देता है, वही उन्हें सुकून देता है कि इसमें हम आराम से सो जाएंगे। एक लेख है राजेंद्र यादव का, स्वतंत्रता के खतरे और गुलामी का आनंद। वो बिल्कुल लागू होता है, वो यहाँ बिल्कुल लागू होता है कि गुलाम जो आदमी होता है उसे कुछ नहीं सोचना, उसे कुछ नहीं करना, और जो स्वतंत्र होना चाहता है उसके तो आगे पीछे दाएं बाएं खतरे खतरे खड़े होते हैं। तो वो जो यहाँ जो देखती हूँ मैं, वो गुलामी का आनंद बड़े आराम से भोग रही हैं और उसमें खुश है। मैं कुछ कह देती हूँ तो उन्हें जहर लगता है, क्योंकि तो ये है ना कि अगर आप अपनी गुलामी तोड़ेंगी तो मशक्कत करनी पड़ेगी भाई, मशक्कत करनी पड़ेगी। ये भी नहीं है कि हमने ये कर दिया, हम अलग रहने लगे, हम ये, लेकिन आप सोच क्या रही हैं? खाली अलग रहने से नहीं हुआ। त्योहार तो चाक मनाया गया है, करवा चौथ का मनाया गया है, लेकिन करवे से जो अर्थ बदला है उसका शायद वो कहना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये था कि ये करवा चौथ का मतलब अगर आप ये ही ले रहे हैं कि इससे कुछ आयु का मतलब है, मैं आयु का मतलब नहीं लेती इससे। मैं प्रेम का मतलब ले सकती हूँ, कि करवा है उसे हम बदल रहे हैं यह तो। और करवा भी मैंने नहीं रखा उसमें चाक में, मैंने दीपक रखा है। दीपक की लौ में पति नहीं दिखता, ये भी तो एक पाप किया मैंने, पति नहीं दिखा, अपराध किया मैंने, पति नहीं दिखता, उसमें श्रीधर दिखता है। वो शिक्षक है, वो ज्ञान का दीपक है, लेकिन कहते हैं उनसे तो प्रेम ही दिखता है। वो टीचर को, वो शिक्षक को सारे शिक्षक सुन लें, शिक्षिकाएं सुन लें, वो एक ज्ञान का प्रतीक मानती है। इसलिए दीपक में जो दिया है, जो सबको जला देता है, उसमें उसे श्रीधर दिखता है। और लेकिन चाक को पढ़ते हुए कहा गया कि उसे तो प्रेमी दिखता है। तो प्रेमी दिख जाए तो कुछ कौन सी बुरी बात है? मैं फिर कहती हूँ कि प्रेम करना पवित्र काम है। तो प्रेम तो सारंग ने किया और श्रीधर ने भी किया, और श्रीधर के लिए एक और नाम जुड़ता है उसमें, एक पात्र है केका, जो जिस गांव से श्रीधर आया है वहां केका रह गई और केका की फिर चिट्ठी आती। चिट्ठियां तो आपके हर उपन्यास कहानी में आती हैं, खैर ये कोई नई बात नहीं है, आप खुद भी चिट्ठियां लिखती और दिखाती हैं, तो चिट्ठी तो आती है। तो जब मैं श्रीधर के बारे में सोचती हूँ तो श्रीधर केका से जुड़ा था, लेकिन क्या वहां प्रेम नहीं था? यहाँ प्रेम था। और अभी मैं इसके बाद सत्तो एक पात्र है, क्योंकि आजकल बहुत लिव इन रिलेशनशिप की बात होती है, अकेले रहने की बात होती है। सत्तो का जिस तरह से आपने वर्णन किया है, जहाँ सारंग और श्रीधर का बिल्कुल स्वप्न आरंभ होता है, सारंग के मन में जब भावना जागती है, उसके ठीक अगले पन्ने पर मुझे सत्तो मिलती है। तो उसका कोई वहां तादाद में तो नहीं दिखता, लेकिन ये सवाल मेरे मन में जरूर आता है, जो सत्तो के लिए उसकी माँ सोचती है, क्या शहरों में भी यही स्थिति बनती है? आप कुछ उसको जरा खोलिए। हो सकता है, लेकिन लिखते नहीं है ना लोग, लिखते नहीं है ना। मेरे गांव में, हमारे गांव में एक पात्र आता है कलावती चाची, जो तुम हो सकता है उस पर क्वेश्चन करो, तो उनका हाँ, कलावती जैसी स्त्रियों का मेरे गांव में मानना है कि लड़की इतने दिनों से है, वो क्या कहती हैं कि भाई भतीजों से कोई संबंध बनाए, इसलिए जीजा ठीक है। अब कलावती चाची का तो मान नहीं है, उनकी मान्यता ठीक है, क्योंकि इसका हस्बैंड तो मिलिट्री में चला गया, जिंदा आता है मरता है क्या करता है, तो सालों से तो आया नहीं है। ये लड़की जो है, फिर ये होगा कि भाई भतीजों से संबंध बनेंगे, तो उनकी जो मान्यता ये है, तो इसलिए वो सत्तों का संबंध होता है वहाँ पे, और उसका कोई ना तो गांव में विरोध है ना कहीं विरोध है। तो ये है, वो एक आवश्यकता मानती है कलावती चाची उसको, और है भी आवश्यकता है भी। यहाँ तो सब चुपके चुपके होता है, सब चुपके चुपके हो रहा है। मैं भी देख रही हूँ, बाल बच्चेदार हैं, चुपके चुपके हो रहा है। चुपके की क्या बात है? और नहीं, उजागर भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही वो हो। आपकी बहुत सारी कहानियों में ससुर, देवर
के साथ अवैध अनैतिक संबंध जबरदस्ती बनाए गए हैं बहुत सारी कहानियों में, एक दो नहीं, शुरू से ले लें तो बहुत सारी कहानियों में मैं दर्जनों कहानियां गिना सकती हूँ जिसमें जो है वो ससुर ने जबरदस्ती की है, देवर ने जबरदस्ती की है। जब हम रामायण की कथाएं सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें तो देवर और भाभी का बड़ा ही सुंदर संबंध है और सीता बार बार आदर्श मानी जाती है। ये सीता और सावित्री का देश है और यहाँ जो है जब आप कहानियां लिखती तो उसमें देवर और असुर लगातार उसमें जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं अपने घर की बहू और भाभी को। तो जैसे मन्नाई 10-20 में भी है। और रेशम जो आती है वो अपनी मर्जी से इसमें तो आई है, अपना स्वतः अपना संबंध बनाती है, लेकिन केतकी में जो रेशम है उसको व्यभिचार शब्द का प्रयोग वहां पर किया है। तो ये जो संबंधों की जो दरिंदगी है, जो बुरे संबंध हैं, जब हम रामचरितमानस जो आदर्श बना के हमारे घरों में सब बच्चों को सिखाया जाता है कि पढ़ो, और राम सीता जो सबके आदर्श हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि दंडमम में भी कुसुमा भाभी उन चौपाइयों के सामने नए सवाल खड़े कर देती हैं और कहती हैं कि मैं क्या करूं, मुझे सब चौपाइयां याद है लेकिन मेरे मन में ये आ रहा है। तो ये जो या सीता जिस आग में जल रही है, बार बार उसी सतीत्व से क्यों हर स्त्री को जलना, बल्कि मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, आग में बार बार गुलकंदी नहीं जलेगी, जो कि दहेज का तो आपने उसमें सीधे विकल्प उसको दिया है कि वो चली जाए और प्रेम विवाह कर ले तो दहेज नहीं, दहेज का एक विकल्प है, उसमें चर्चा भी है बाकायदा उपन्यास में इस पर। तो ये सारी चीजें जो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, अभी भी मैं अंतिम प्रश्न रखे हुए हूँ जो श्रीधर और सारंग के दैहिक संसर्ग को लेकर के उठता है कि वो क्या जरूरी था, वो 7 पन्ने अगर उपन्यास में नहीं होते तो बहुत सारे किस्से जिनकी मैं अब तक चर्चा कर चुकी हूँ और मैंने उस हिस्से को अभी छुआ भी नहीं है, उस प्रकरण को अभी छुआ भी नहीं है, और पूरा उपन्यास पर 1 घंटे से चर्चा चली, लेकिन उसको देखा नहीं जाता। नहीं छुओ ना तुम उसको छुओ। मैं अभी उस पर आ रही हूँ। बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि इस पर बातचीत क्यों नहीं कर रही है, इतनी देर से शिक्षा और राजनीति और शिक्षक और मास्टर और सब पर बात हो रही है और यही कैसे एक्सेप्टेबल है और कैसे स्वीकृत किया जाए, शायद इसीलिए वो स्वीकृत नहीं किया जाता। मुझे तो समझ में आता है ये, लेकिन इसलिए आता है क्योंकि रंजीत का भी कोई संबंध नहीं। हाँ तुम जो पूछ रही हो मैं समझ गई हूँ, पूछ भी लो, और भी कुछ कहना है तो कहो। नहीं आप कह लीजिए, मैं उसके बाद आती हूँ। देखो, सारंग और श्रीधर का जो संबंध बना है उस पे तो बवाल मचे हैं और आज भी मचते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो सोचती थी वो बिल्कुल मुझे ये लिखना था, यही लिखना था मुझे। और ये जो है ये कोई अपराध नहीं है, ना कोई पाप है। क्या है वो कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, मैं इन मोहरों पर नहीं जाती कंचन। जो मुझे लिखना था, जो मुझे सच लगा वो मैंने लिख दिया कि यहाँ क्या ऐसा होता नहीं है? क्यों छुपाऊं मैं? क्या ऐसा होता नहीं है? क्या ये ऐसा हो नहीं सकता? खाली नायिका बोल के रह जाएगी, जहाँ कई मेरी बड़ी बड़ी लेखिकाएं हैं उन्होंने उनकी नायिका बोल के रह गई, किया तो कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर वही कहती हूँ कि कर्म में उतरना वो कौन सा कर्म है, आप जज नहीं करेंगे। जो हमने और आपको जैसा लगता है वो कहेंगे, जो पाठकों को जैसा लगा उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता था? ये क्यों नहीं हो सकता था? एक आदमी मर रहा है। उसके बाद जब बवाल मचा तो मैंने माधवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ी, तब उसमें लिखा था कि जब सैनिक मर रहा होता है सिपाही, तो नर्स उसे गले से लगा के, सीने से लगा के सांत्वना देती है, बिल्कुल देती है। क्या करती है क्या नहीं करती कोई नहीं जानता। तो क्यों, जब वो आदमी कोई जो श्रीधर है वो बहुत अच्छी अवस्था में तो है नहीं और उसी के पति ने मारा है, तो अब ये देखे कि रंजीत ने किसी को प्यार किया है या नहीं किया, ये देखे, क्योंकि रंजीत ने उसको बिल्कुल मरणासन कर दिया, ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो वो और क्या कर सकती है? यही कहती है ना, मेरे पास कुछ नहीं है। रंजीत कहता है मेरे घर मत ले जाना इसको, इस घायल को। वो कहती है मेरे पास घर भी नहीं है। स्त्री का क्या होता है? स्त्री का घर भी नहीं होता। तो दूसरे के घर ले जाती है,
कहती है अब मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ मेरी देह है जिससे मैं तेरी सेवा कर सकती हूँ, कुछ नहीं है। तो ये स्त्री के पास जो है वो उसकी पूंजी वही है, उसका शरीर है, उसी से सेवा करती है, उसी से किसी का सम्मान करती है, उसी से प्रेम करती है, उसी से सब कुछ करती है। तो ये जो अधिकार दिए जाते हैं, कोर्ट में लड़ो, कचहरी में लड़ो, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। गांव की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ क्या क्या नहीं होता। उसमें तो चाकू ही देखा है, कोई जला दी, कोई मार दी, कोई कुआं में गिरा दी, कोई नदी में गिरा दी। ये है जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये जीवन के तकाजे हैं। चाक में जितनी स्त्रियां मरी हुई हैं, जिनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है, उनकी लिस्ट बनाऊं तो शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैंने औरतों के मरघट्टे में खड़ा कर दिया। सही बात है। चाक के पहले ही पन्ने में कई स्त्रियों की हत्या का जिक्र है। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि आपने सारंग नैनी को तो चाक पे चढ़ाया और इस तरह मुखर प्रखर बनाया, लेकिन आपकी एक कहानी है जिसमें की विद्यावती एक नाम की पात्रा है। विद्यावती जो है, हाँ केतकी, तो विद्यावती जब देखती है कि मेरे पति का किसी और से प्रेम संबंध है तो वो आत्महत्या कर लेती है। मैं बहुत हैरान होती हूँ इस पात्र को लेकर कि ये बहुत पुरानी कहानी है आपकी, तो मैं समझती हूँ कि शायद तब तक आपने उस पात्र को चाक पे नहीं चढ़ाया होगा। ठीक इसी तरह अगर पुरुषों को भी कोई चाक पे चढ़ा दे, जैसे जब इस चाक का जब अंत होता है तो जो रंजीत है वो दरवाजों पे सिर टिकाए है और लगता है कि अंतिम वाक्य है कि चाक घूम रहा है। मैं तो समझती हूँ कि उपन्यास यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए था, या आगे कोई दूसरे उपन्यास की प्रतीक्षा थी। 23 साल हो गए मुझे उस प्रतीक्षा को। रंजीत को चाक पे आपने नहीं चढ़ाया, चढ़ा दीजिए एक बार। राजेंद्र यादव तो कहते थे मैंने रंजीत को चाक पे चढ़ा दिया है, क्योंकि वो लौट के वहीं आया सारंग के पास, लौट के जैसे चाक घूमता रहता है ना, वो सब जगह भटक लिया, लेकिन फिर आया सारंग के पास। और एक बड़ी लेखिका ने ये पूछा मुझसे कि मैं तो वो सारंग के पास आया, दरवाजे पे सिर टिका दिया, तो क्या सारंग ने दरवाजा खोल दिया? मैंने कहा आप बताइए खोले कि नहीं खोले। तो मैंने कहा सारंग मेरी रचना है, उसने तो खोल दिया, मैं भी होती मैं भी खोल देती। क्षमा कब करनी है वो भी हम जानते हैं, अपराध कब करना है वो भी हम जानते हैं, अत्याचार को कब किस तरह लेना है वो भी हम जानते हैं। तो जब लौट आया है यहाँ पर और दरवाजे पे सिर टिका दिया, मतलब कि दरवाजे पे सिर टेक दिया, उसने अपना सिर झुका दिया, तो सारे जो जितना भी किया है उसकी क्षमा याचना है, क्यों नहीं खोलेगी दरवाजा? वही तो है जो उसको भी सीने से लगा लेगी। सारंग का दिल बहुत बड़ा है, बहुत हृदय बड़ा है। क्या तुमने उसको घर से भागते देखा है सारंग को, या तुमने रंजीत से कुछ ऐसा देखा है? फिर से मेरा वही सवाल है, सारंग को चाक पे चढ़ा के पका के बहुत प्रखर मुखर बनाया है। नहीं, मैं मानूंगी नहीं। मैंने सारंग को नहीं चढ़ाया, मैंने उन लोगों को चढ़ाया है जो चढ़ने चाहिए थे, जिनको सारंग चढ़ा रही है। सारंग चला रही है चाक, तो इसको ऐसे पढ़ो, सारंग को चढ़ा दिया, सारंग ने चढ़ा दिया चाक पे, श्रीधर को भी, रंजीत को भी, जितने आए उनको भी। स्त्री में ही तो वो ताकत है। वरना अच्छा एक बात बताओ, रंजीत कैसे बदलते? चाक से जब मिट्टी रखते हैं, जब उसका बदला हुआ रूप आता है तो एक बर्तन बन के आता है। मैं जानती हूँ गजाधर बदले हैं, हुकुम कौर बदली है, बहू भी एक सास है दन्नम्मा में, वो अपनी प्रेम करने वाली बहू को माफ नहीं करती, लेकिन हुकुम कौर अपनी बहू का दर्द समझती है। गजाधर भी बदले हैं। ताला खुला है कि पापा वैसे पापा नहीं है जैसे गजाधर हैं, या जैसे सारंग के पिताजी हैं कि गुरुकुल से निकाली गई तो भी उन्होंने बस इतना कहा था तू पागल है। लेकिन सारे पात्र एक से कैसे हो सकते हैं? सारे पात्र एक से कैसे हो सकते हैं? सारे पुरुष कैसे हो सकते हैं? सारी स्त्री एक से कैसे हो सकती हैं? बहू माफ नहीं करती, हुकुम को कौर माफ इसलिए करती है कि जीवन मरण का प्रश्न हो रहा था। बहू की जो बहू गई है उसके जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, और उसको माफ नहीं करती वो, हुकुम कौर भी माफ नहीं करती अगर जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता। क्या माफ की? मार तो दी, उनके ही लड़कों ने मार दी। ये कोई माफ करना नहीं होता है। जो रेशम को मार दिया, हाँ,
और यहीं से तो उपन्यास शुरू होता है कि काश ये मौत होती है। यही तो सारंग कहती है, काश ये मौत होती। ये तो हत्या है। मौत का आदमी सब्र कर लेता है, लेकिन हत्या का सब्र नहीं होता। तो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, तुम जो सोच रही हो कि रंजीत ने चाक चलाया, वो बिल्कुल तुम एक मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही। मैं तो ये मानती हूँ कि लेखिका के हाथों में चाक है, वो उस पर जिसको चढ़ा के पका रही है। नहीं, लेखिका के हाथ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो तो पात्र उसको लिए चलते हैं जहाँ भी है। वो सारंग के हाथ में था सब कुछ। वही त्योहार बदलती है, वही श्रीधर से प्रेम करती है, वही श्रीधर को भी गांव के हिसाब से चलाना चाहती है। अगर स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मेरा कहना बार बार हर उपन्यास में यही है, और यही तुम पाओगी और यही तुम देखोगी आगे को। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि तुम यही मानो। तुम अपने सवाल जारी रखो, क्योंकि सवालों से ही आगे बढ़ेगा, चाहे चाक हो इधर ना हो। सवाल तो है, हमारे अर्धनारीश्वर की कल्पना है, तो स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हम स्त्री को उतना प्रखर बना रहे हैं या हो रही है, तो दूसरी तरफ पुरुष तो हमें उतना ही पुराना दिख रहा है। क्या वो प्रखर नहीं दिख रहा? आपने कहा कि रंजीत बदला है। क्यों नहीं बदलते पुरुष? मैं तो नहीं देख रही है। अभी ये मामला चल रहा है, एक यहाँ पे उसने फंसा लिया, उसने निकाल लिया। तो ये बस ये जो है, ये तोहमतें लगाना जानते हैं पुरुष, और करते हैं ये कुकर्म। तो मैं सबके लिए नहीं कह रही, ये ज्यादातर के साथ यही होता है, और ये जैसे रेशम है। हाँ, एक बात कहूंगी, एक बात सुन लो। बदनामी क्यों स्त्री की होती है, क्यों पुरुष की नहीं मानी जाती? होती होगी, मानी नहीं जाती। स्त्री की बदनामी होती है, उसी को बदनाम किया जाता है ना। मैंने देखा है, जिसे तुम रमिया कह रही हो, वो मेरी रामजी चाची की, उन्हीं की बदनामी हुई। वो अच्छा करें तो भी हो, वो बुरा तो करती नहीं थी, लेकिन सारे अच्छे कामों का उनको इल्जाम लगाया गया पुरुष को लेके। वो तो उसका वो है, चल रहा है टांका, उससे चल रहा है, उससे मुझे बड़ा दुख होता था जब हत्याओं का उनसे लगाया गया। अकेली मैं थी जिसकी उम्र भी कुछ नहीं थी, मैं नहीं मानी, सारा गांव माना, मैं नहीं मानी। और तब मैंने कहानियां लिखी, और तब मैंने उनको बातें बनाया। मैं मानती हूँ। मैं जैसे एक भाषा है स्त्री की, जो रेशम के मुंह में रखी है। रेशम बोल रही है, चाक में बोल रही, चाक से पहले भी रेशम आई, नहीं बोली। मैं इस भाषा की तलाश, मुझे स्त्री भाषा मिलती है, लेकिन पुरुष भाषा नहीं मिल पा रही कहीं वहां। मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभव है। एक मास्टर ने तो जरूर कहा है कि मर्दों के शिक्षा का अर्थ है कि मर्दों के कुसंस्कार बदलने चाहिए, लेकिन वो चाहिए है। सारंग और रेशम के यहाँ चाहिए नहीं है। वहां तो स्त्री दृष्टि से सीधे भाषा है कि तुम जीतो मर्दों का भूल गई, ऋतुमती होए और आग दहके नहीं। वो पूरी भाषा में बात हो रही है। पुरुष की भाषा ना तो पुरुष के यहाँ मिल रही है, उसी अर्थ में उतना ही प्रखर पुरुष ना स्त्री के लेखन में मिल रही है। अब मैं आती हूँ कि अगर नहीं मिल रही है, तो क्या जो स्त्री विमर्श है ये भटक गया है? इसका कोई लक्ष्य था? आप बेहतर आजकल टिप्पणियां करती हैं और लंबे समय से करती आ रही हैं कि कौन सी स्त्री विमर्श शुरू हुआ था, और आज स्त्री विमर्श जिसको भटका हुआ कहा जा रहा है, वो कहाँ चला गया? और एक बार सवाल में देख रहे लोग पूछ रहे हैं, गांव की स्त्री और शहर की स्त्री में फर्क है। गांव की स्त्री में और शहर की स्त्री में कितना फर्क है? क्या वो वहां पर उनके साथ अन्याय नहीं है? वहां पर उनको सुविधा नहीं है? वहां पर उनको शिक्षा नहीं? अर्थ की स्वतंत्रता है, लेकिन बार बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अर्थ की स्वतंत्रता, क्या उसकी स्वतंत्रता है? क्या वो अपने पैसे को अपनी मर्जी से खर्च कर पाती है? ये आप कुछ नहीं, एक बात सुनो, अपनी मर्जी से तो शहर में भी नहीं कर पाती खर्च। मुझसे बहुत स्त्रियों ने कहा है, और वो खूब लाखों कमा रही हैं। तो वो उन्होंने कहा है, मैंने कहा अरे नहीं, तुम तो आर्थिक रूप से बहुत स्वतंत्र हो। कहती तनख्वाह हाथ में होती है, बस यही स्वतंत्रता है। हम अपनी मर्जी से कितना खर्च कर सकते हैं, स्वतंत्रता वो होती है, नहीं कर सकते। बहुत अंदरूनी बातें मुझे बताई हैं, है ना। तो मुझे लगा ये तो खामखा का ऊपरी पाखंड है, ऊपरी आडंबर है। वहाँ अगर लाती है फसल में काम करती है, फसल लाती है साथ में खलियान से, तो बेच भी देती है अपनी मर्जी से। थोड़ा ही बेचे, लेकिन बेच देगी, हाँ, और लड़ भी लेगी।
यहाँ तो बड़े सोफिस्टिकेटेड उससे मरे जाते हैं। यहाँ ठीक है, मजदूरों की स्त्रियां जरूर लड़ रही होंगी, जरूर अपना काम कर रही होंगी, जरूर उस तरह गांव के स्वभाव में रह रही होंगी, लेकिन जो बाकायदा जो सुसंस्कृत हैं, जो सभ्य हैं, जो शालीन हैं, उनकी बहुत त्रासदी है। जो मैं देख रही हूँ, मुझे 45 साल हो गए यहाँ पे, जो मैं देख रही हूँ वो वही है। हाँ, ऊपर से आपको दिखती हैं कि क्या क्या स्टेप ले रही हैं वो, अरे वाह क्या कहना है। वो स्टेप जो हैं वो स्वतंत्रता की ओर नहीं जाते। वो मनमानी तो कर सकती हैं, लेकिन स्वतंत्रता की परिभाषा दूसरी होती है, मनमानी नहीं होती कि आप कितना किसको, अपने आप को कितना बदल रही हैं, दूसरे को कितना बदल रही हैं। ये बदलाव, एक बात कहना चाहूँगी कंचन, कि स्त्री विमर्श की जो बात कर रही हो, मुझसे बार बार कह रही हो कि मैं लिखती हूँ, स्त्री विमर्श जो हमें करना है और करना था और कर रहे हैं, वो एक बदलाव लाना था। और बदलाव सबसे पहले अपने घर में होता है, और वो बड़ा धीमे होता है, वो इतनी जल्दी नहीं होता। बदलाव बहुत धीमे होता है, धीमे धीमे होता है। तोड़ फाड़ तो 2 मिनट में होती है, कोई कुछ नहीं देर लगती, लेकिन जब तुम बदलाव लाओ तब कितनी देर लगती है सब जानते हैं। और उसकी सब्र नहीं, उसका कहाँ सब्र है। श्रृंखला की कड़िया में महादेवी जी का एक वाक्य है कि विधवा स्त्रियां अपने मृत पतियों का जीवित स्मारक होती हैं, और उसको मैं चाक में रेशम के तौर पर जिंदा देखती हूँ। रेशम उससे इनकार कर देती है कि अपने पूत के संग मुझे भी मरा हुआ मान लिया गया। तो बदलाव आता तो है, देर लगती है। जो आप बदलाव में मैं लिख रही हूँ, बदलाव में, हाँ वो तुम ठीक कह रही हो कि अब महादेवी वर्मा जो कह रही हैं कि स्मारक होता है, वो तो खत्म हो गई बात, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। वो तो जो हमारी माँ, जो मेरी माँ थी, वो कितनी किस उसमें थी समय में, स्मारक तो वो भी नहीं थी, स्मारक वो भी नहीं बनी। और हो सकता है महादेवी वर्मा तभी लिख रही हूँ, हैं, उन्होंने देख के लिख दिया होगा। होती हैं, रहती हैं बेचारी वैसे ही सादा रहेंगी, सफेद धार साड़ी पहन लेंगी, शादी ब्याहों में नहीं जाएंगी, उनको बुलाया नहीं जाएगा, ये सारे रस्म उनके ऊपर रहते हैं लागू। ठीक, में बहू भी थी, बहू ने ये कहा कि मैंने इसी हवेली में अपनी पूरी जवानी दहन कर दी, लेकिन उनकी बहू नहीं बनी, रेशम नहीं बनी। तो ये एक बात है कि जो स्त्री विमर्श वहां से शुरू हुआ और उससे पहले से चला आ रहा, लेकिन ये जो देह विमर्श की बात है, ये मुझसे बहुत बार सवाल होते हैं, आपसे भी होते हैं कि देह मुक्ति, स्त्री मुक्ति यही है क्या? ये देखो, हाँ, देह मुक्ति यूं ही नहीं कि हम तो मुक्ति जा रहे हैं। उसका एक कारण होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक मकसद होता है। सारंग और श्रीधर का भी कोई ऐसा नहीं था कि वो, उसके बाद तो कभी नहीं हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ। एक और वो क्या समझते, लोग समझते नहीं। वैसे तो लक्षणा में और व्यंजना में बहुत बात करते हैं, लेकिन ना व्यंजना समझे, ना उसको, जहाँ व्यंजना थी वो लक्षणा समझ लिया है। उसके लिए कोई समझदारी नहीं है। वैसे साहित्य में बड़ी लक्षणा व्यंजना चलती हैं, तो वो कुछ भी नहीं। वो एक स्कूल का रूप है उसके सामने सारंग के। वो तो सोचती है मैं स्कूल को बचाऊंगी, इस तरह बचाऊंगी, चाहे मेरी देह चली जाए, मेरा शरीर चला जाए, मेरा मन चला जाए, कुछ भी चला जाए, मैं सब कुछ होम दूंगी, लेकिन इस स्कूल को बचाऊंगी जो एक शिक्षा का ऐसा जीता जागता संस्थान है। मैं ये नहीं देख सकती कि उसके पहले एक पेज है कि स्कूल ढह रहा है, मैं नहीं देख सकती कि उसमें जो बच्चे हैं वो किस तरह वो हो रहे हैं, वहाँ से अनाथ जैसे हो गए हैं, उस विद्या से, उस विद्या माँ से अनाथ जैसे हो गए। वो तो ये सोच रही है वो मौज के लिए नहीं है, वो मौज के लिए नहीं है। पेज उसमें ये भी है जहाँ पर सारंग और श्रीधर दोनों अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं। चंदन जब उनके लिए चाय बनाता है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उनमें प्रेम नहीं था, प्रेम तो उनमें था। बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। प्रेम न होता तो ये सब इतना लंबा उपन्यास कैसे चल जाता। हाँ, प्रेम की आधार पर तो चला, आकांक्षा तो उसमें थी। तो यही चंदना कथा का अंत है कि विवाहित स्त्री क्यों एक ही जगह बंधी नहीं, और चन्ना कथा वहीं पलटती है जहाँ ये है कि विवाहित स्त्री प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन विवाहित मर्द प्रेम कर सकता है ना, हमारे समझ में यही। देह तो पुरुष की होती है, लेकिन वहां एक शब्द आता है मैत्री जी, पुरुष की भी देह है, और जब वो
दूसरे संबंध बनाता है तो उसको भी हम व्यभिचारी तो कहते ही हैं। हमारे समाज में ये शब्द है। और मैंने भी मैं बहुत हैरान हुई थी विद्यावती के बारे में पढ़ करके, नहीं केतकी में, जब वो केतकी कहती है कि रेशम ने तो व्यभिचार किया है, तो मैं पहले सोचती थी कि शायद स्त्री के लिए हम ये शब्द नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, मगर पुरुष की देह भी व्यभिचार करती तो हम उसे व्यभिचारी तो कहते हैं। तो क्या नहीं कहना चाहिए अगर पुरुष नहीं अपने कई नहीं नहीं संबंध बनाए? नहीं नहीं नहीं, खूब कहना चाहिए, लेकिन कहते कितने, मानते कितने हैं, है ना। वो तो बारी का भौरा है, बारी का भौरा है, जो कितनी ही कितनी ही गलियां छानेगा, कितनी खुला है उसके लिए। तो उसके लिए वो उसकी वो ख्वारी नहीं होती जो स्त्री की होती है। मैंने रामसी चाची का होते देखा है, मैंने और कईयों का देखा है, मैंने रेशम का होते देखा है ना। तो ये मेरे मैं उस दिन भी कह रही थी, जब हो रहा था एक वेबिनार ऐसा ही हो रहा था, तो मैं कह रही थी कि अब तुम कहोगी कि तुम हर जगह चश्मदीद गवाह क्यों होती हो। मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ, तब मेरी कलम चलती है, ऐसे नहीं चलती। जी, शालिनी नहीं आ रही है क्या? हम जारी रखें या आपके कुछ सवाल हैं? शालिनी ने कहा था कि वो 1 घंटा हो जाएगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, या फिर मैं अपनी चर्चा जारी रखूं, क्योंकि 4 थोड़ा है, मेरे पास और भी कोई सवाल है। नहीं, किसी के सवाल हो तो चलो मैं उसका उत्तर देना चाहती हूँ। जी, कुछ सवाल है, ले लिए जाएं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबके सवाल मिल जाएं। बहुत दिक्कत होती है, कुछ सवाल चले जाते हैं ऊपर, जो नहीं मिलते हैं, और आज भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। मैं कोशिश करूँ शायद सवाल 3-4 हैं। आप देखिए, एक संपत्ति के सवाल पे बात कर लेती हूँ। अभी हाल के दिनों में कानून में बदलाव आया है संपत्ति को लेकर के, स्त्री के संपत्ति के जो अधिकार हैं कि तो आपके यहाँ तो एक पूरा तो उपन्यास ही है संपत्ति को लेकर, शुरू ही होता है इससे, अगन पाखी। और रेशम भी अपने संपत्ति के अधिकारों के लिए सजग है। मैत्री जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। रेशम भी सजग है अपनी संपत्ति को लेकर के, और भी स्त्रियां बार बार सजग है। तो कानून तो है, लेकिन व्यवहार में ये इस तरह आता नहीं है जितनी आसानी से सजगता उपन्यास की स्त्रियों में है, व्यवहार में तो नहीं दिखता। अभी तुम कानून की बात कर रही थी, तो कानून का कितना भरोसा किया जाए। अब तुम ही देख लो, तुम ही तो कह रही हो कि कानून में तो है लेकिन व्यवहार में नहीं आता। इसलिए कई बार स्त्री इतनी बेसब्र हो जाती है, सहते सहते वो पागल ही होने लगती है, तब वो ये इन सब ऐसा कदम उठाती है जिसे हम कहते हैं कि नहीं, ये तो भयानक कदम है, ये तो नहीं उठाना चाहिए, ये तो हिंसात्मक कदम है। ये कानून का इंतजार ही तो होता है जो उसे इतना बेसब्र कर देता है। अगन पाखी के लिए तो नामवर जी ने कहा है इसके लिए कि ये संपत्ति और सती प्रथा का उपन्यास है, अगर आपको याद हो तो। और चलते चलते मैं लोकगीतों पे जरूर बात करूंगी, क्योंकि मैनेजर पांडे मेरे जो गाइड है वो कहते हैं कि ये पैरेलल 2 शैलियों पे चलता है, गद्य पर और गीतों पर। तो ये जो इतने सारे गीत आए हैं, क्या ये आपको याद है या कहीं नोटबुक से आपने ले लिए? नहीं, मैंने नोटबुक से नहीं लिए। मैं अंत में ये बात कहना चाहूंगी कि लोकगीत मैंने खीरापतिन दादी से सीखे थे और गाए भी हैं, लेकिन वो मैं जब नहीं रही तो मैंने सोचा मैंने क्या किया, उनका ऋण मेरे ऊपर रह गया। तो इन लोकगीतों गीतों को लेके मैंने चाक लिखा और मैंने सोचा मैंने दादी का ऋण उतार दिया है। उनको कहीं रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि आपकी आवाज में कभी सुना जाए। अब आवाज क्या रह गई है, वो वाली आवाज भी नहीं रही। शालिनी, आप अपने प्रश्न ले लें, क्योंकि मैं तो बात करती रहूंगी। कोशिश कर रही हूँ खोजने की, वो प्रश्न हमें नहीं मिल रहे हैं, और मैं कुछ देखती हूँ। एक प्रश्न मुझे याद है जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा था कि गांव मेरे पे इसलिए नहीं दिखता है कंचन, इसलिए नहीं दिखता है कि बीच बीच में मेरा कभी कभी यहाँ से बंद हो जाता है, फोन पे फोन आ जाता है। तो आपका बीच में बंद नहीं हुआ होगा तो आप पे सारे सवाल होंगे। आप जरा ऊपर जाइए, है सवाल ले लीजिए, कुछ सवाल है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, मुझे जब केवल एक एक सवाल आता है एक साथ। मेरा रंग का सवाल दिख रहा है, मैं आपसे कर लेती हूँ। मैं अच्छा, एक सवाल स्क्रीन पे भी मैंने डाल दिया है सुरेश जी का।
क्या है, दिख मैम रहा आपको है? दिख रहा है सवाल? नहीं, बहुत मेरे में बहुत पतला आ रहा है तो मुझे मैम साफ चाक नहीं। को पढ़कर बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे कि सारंग के रूप में आप स्वयं हो। क्या ये सही है? अब ये तो जाती है भाई, ये तो जाती है कि सारंग के रूप में आप मुझे देख रहे हैं तो लेकिन ये स्वाभाविक भी है कि जो लेखिका लिखती है, अगर इसी को लेखक लिख रहा होता तो सारंग ना दिखती उन्हें उसमें, लेकिन जब लेखिका लिख रही होती है तो दिखती है, सारंग दिखती है। तो आप अगर आपको ऐसा इजी लग रहा है ये सोचना तो सोच लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सारंग मान रहे हैं मुझे। मेरी एक आखिरी बात है, एक आखिरी बात मेरी और सुन लीजिए। चाक जहाँ शुरू होता है उससे पहले एक कविता है जो रेड इंडियन कवित्री जॉय हॉर्जू की है, मैं मुक्त करती हूँ तुम्हें मेरे सुंदर भीषण भय, और उसकी अंतिम पंक्ति है, उस समूचे दर्द के साथ जो अनुभव होता मुझे अपनी बेटियों की मृत्यु पर। तो जो बेटियों की मृत्यु पर जो दर्द है, लेकिन इसमें एक भय को मुक्त किया गया है। क्या चाक लिखते हुए कोई भय था, कोई डर था? बहुत भय होते हैं, बहुत भय होते हैं। जब कलम चला के देखो ना ऐसी बातों पे तो बहुत भय होते हैं। मैं एक परिवार में रहती हूँ, पति भी है साथ में, तो इसकी जवाबदेही मुझे पति को क्या करनी पड़ी होगी वो मैं यही कह सकती हूँ कि अभी तो कम से कम कि सज्जन व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे पे इतनी मार पड़ रही थी कि मैंने सारंग को ये लिखा, श्रीधर का ये संबंध लिखा, ये तो मैत्रेयी है, ये तो राजेंद्र यादव हैं मास्टर के रूप में, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत तो नाराजगी रही इसको, और मैंने लिखा भी था कि उस रात हमने साथ साथ चाक पढ़ा था, मैंने और पति ने, तो ना वो सोए ना मैं। मैंने लिखा है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने इतने खतरे उठा के मेरे बेटे मेरे दामाद भी थे उस समय, मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, ये सब बवंडर आ रहे थे, रोज चिट्ठियाँ आ रही थी, इतनी खराब खराब चिट्ठियाँ, और वो चिट्ठी भेजने वाले भी बड़े होशियार थे। वो एक मेरे पति को भेजते, एक हॉस्पिटल के पते पे भेजते, तो वो कहाँ तक ना आते, सब आते, वो लहराते रोज, लहराते चिट्ठी चले आते रोज। रामश्री चाची को लिखते हुए भी डर था? क्या? रामश्री चाची को लिखते हुए हाँ, भी डर था? हाँ, रामश्री चाची अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब थी हाँ। और यूँ तो गांव के सारे लोग लिखे हैं, मैंने किस किस से डरूं, जब डरूंगी तो कलम क्यों उठाऊंगी। नहीं, उसमें जहर मारने की बात है। हाँ हाँ, तो उन्हें दिया, जहर दिया। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, दिया, सारा गांव जानता है, मैं जानती, मैं तो वहीं थी। और जब उनकी दुर्दशा कर रहे थे लोग तो भी मैं वही थी कि इससे की क्या दुर्दशा होती है। ये सब मेरी आंखों देखी बात है, इसलिए यहाँ कल्पना लगती है, या मैं गप मार रही हूँ, या मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं है। मैंने जो देखा वो लिखा, जो मेरे मन में आया। उनको सबने हत्यारी कहा, जो उन्हें जहर दे दिया सबने हत्यारी कहा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं ये अकेली उनकी तरफ थी, और मेरी उम्र भी तब कुछ नहीं थी। तो और पहली कहानी मैंने वही लिखी। वो पहली कहानी में उनकी मोहब्बतें, उनके प्यार, उनके वो तो दुनिया को लुटाती थी, लेकिन वो उल्टे रूप में समझा जाता था। इसका तो वो चल रहा है उससे। मैं एक बात करूँगी, शालिनी भी सुन लें, कि रामश्री चाची बहुत ही उनका हृदय ऐसा था कि पिघलने वाला और बहुत ही मदद करने वाला। तो एक हमारे यहाँ मुस्लिम ही थे, और वो जो मशक से जो छिड़कते हैं ना, पानी छिड़कते हैं, वो थे। उनकी पत्नी मर गई और 2 छोटे-छोटे बच्चे छोड़ गई। अब वो कैसे पालें, वो तो मजदूरी करते थे, बच्चे पालें कि मजदूरी करें। तो वो उनको दे आए जाके पास के कस्बे में, जो भीख मांगते हैं ना कंजर लोग, उनको दे आए उन बच्चों को। जब चाची ने सुना, मेरी रामश्री चाची बैजंती माला के जैसी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, है ना। तो उनने जब सुना चाची ने, तो भागी गई वहाँ पे, और कंजरों से दोनों बच्चों को ले आई, एक को कंधे पे बिठा के, एक को गोदी में लेके आ गई। तो पता है गांव ने क्या कहा? अरे उस सरदार खां से इसका चक्कर चल रहा है, इसलिए उसके बच्चों को ले आई है। अब क्या करें इसका, बताओ क्या करें।
वो हो सकता है, मैं बार बार सोचती हूँ इतनी खूबसूरत ना होती तो गांव के लोग उनके पीछे ना पड़े होते। अगर हमारे रामावतार चाचा इतने सीधे ना होते तो गांव के लोग उनके पीछे नहीं पड़े होते। उनसे कुछ भी कह देते थे लोग, जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। सब बर्दाश्त कर लेते थे, मुझे नहीं था। तो जब उनके पति की डेथ हुई तो भी कहा इसने मार दिया, इसने मार दिया, मैं नहीं मानी। तो अब जो मेरे इसमें आया, बार बार वो आई हैं, तो इस जो मेरे लेखन में आया, इसके अलावा मैं उन्हें कोई श्रद्धांजलि नहीं दे सकती। वो ऐसी औरत थी, फूलन देवी क्या है उनके सामने, है उन्होंने तो भटभट भटभट मार दिया उससे। वो तो सहती रही और अपना काम करती रही। किसी के घर में आग लग जाए, किसी के छप्पर में आग लग जाए, वो पानी ले लेके दौड़े और बुझाएं। फिर वही कि लक्ष्मी नारायण से तो चल रहा है कोई चक्कर। ये ऐसी बातें हैं कि लेकिन स्त्री मैं को जो फिर मैं यहीं पे बात अपनी इस नोट पे खत्म करना चाहती हूँ अपनी बात। शालिनी अभी कंटिन्यू करती रहेंगी कि चाक हो या मैत्रेयी का पूरा लेखन हो, वो सिर्फ स्त्री की बात तो नहीं है, उसमें शिक्षा की बात है, उसमें राजनीति की बात है। लेकिन मैंने पूरा 1 घंटा तक उसी पर बात की है, शिक्षा और राजनीति और पंचायती राज पर। लेकिन चाक पर बात उठती है तो वही चाक सारंग का हौसला, या मैत्रेयी पर बात उठती है तो वही बंदूक वाली लेखिका। तो ये मुझे लगता है कि सब कुछ को देखा जाना चाहिए कि क्या-क्या किस तरह कहा जा रहा है। अरे बुंदेलखंड से आए, बंदूक तो लाएंगे ही, है ना। मैं तो जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ। तो ये बातें हैं कि जो स्त्रियां यहाँ नहीं दिखाई देती। हमारी जो लेखन में है, जो लेखिकाएं हैं या लेखक हैं, उनको यहाँ नहीं दिखाई देती। मेरा दोष समझो या मेरा गुण समझो, मुझे वो दिखाई देती हैं और मेरी नज़र में आती हैं तो मैं उनकी कथा लिखती हूँ। और मुझे डर भी नहीं लगता, मैं तैयार रहती हूँ, इसको कोई मुकदमा करना चाहे तो कर दे। चाक पे तो बहुत, तुम्हारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक बहुत बड़ी किताब लिख दी और वो नाराज हो गए। बहुत ही मैं क्या बोलूँ घटिया आपको। घटिया किताब है, कैसी भाषा में लिखी तुम, जैसे कि आप उसे पढ़ना मुश्किल है ना। तो ठीक है, ये तो चलता रहता है, उनको गुस्सा आई तो वो लिखेंगे। और चाक लिखना हमारा काम था, ऐसी किताबें लिखना उनका काम है, तो ठीक है, उससे डरना क्या, डरना क्या उससे। शालिनी आप अपनी बात जारी रखें। जी, मैम सुनीता का एक सवाल है, डॉक्टर सुनीता का। मेरा एक सवाल है कि गांव से शहर आने के बाद गांव से शहर आने के बाद स्त्री भी गांव की तरह नहीं, शहरी ढंग का विमर्श करने लग जाती है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? हाँ, मैं मानती हूँ सुनीता की बात, ऐसा होता है, वो बदल जाती हैं, वो उसी सभ्य सुसंस्कृत हैं और उसमें चलना ही अपने को ऊंचा उठाना समझती हैं और अपना जो आई हैं जहाँ से, उसको भूलना भी चाहती हैं कि क्या है वो गांव गंवार धूल जंगल ये सब। और गंवार स्त्रियाँ, गंवार औरतें, वो गांव की गंवार स्त्रियाँ, तो उनको याद भी नहीं मेरे ख्याल में करना चाहती। तो ये उनका लाइफ स्टाइल है, लेकिन मेरा नहीं बना, मैं क्या करूं। मेरे पति भी कहते रहे तुम कब फैशनेबल बनोगी, तो मैं तो कभी बनी नहीं। और मुझे यहाँ का रंग नहीं चढ़ा, क्योंकि वहाँ के जो संस्कार थे, वहाँ आना जाना बना रहा और बना रहता है, तो मुझे छोड़ते नहीं हैं। तो कोई तो हो जो गांव की भी बात कर ले। हाँ, तो सुनीता से मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, होता है, मैं भी बदल सकती थी, बिल्कुल मेरे विचार बदल सकते थे और मैं बिल्कुल आधुनिकता में आना कौन नहीं आना चाहेगा, सब आना चाहते। लेकिन मेरी शायद नेचर नहीं है ऐसी, प्रकृति नहीं है ऐसी जो बदले, नहीं बदली। लेकिन बदल जाती है, वो ठीक कह रही है, मैंने बदलते देखा भी है। जी मैम, मेरा रंग का भी एक सवाल है। मैत्रेयी जी ने कहा था, मेरी सारंग अपने अधिकार का मूल्य जानती है। सांस्कृतिक मनोभूमिकाओं में वह किसी पुरुष से ऊपर है। अपमान, घृणा, अपेक्षा जो पति से मिलती है, उसका निदान हम ख्याल मित्र के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। उसे पति नहीं साथी चाहिए, साथी मन का भी, तन का भी,
कृपया इस किरदार पर रोशनी डालें। देखिए, मैंने पहले भी शालिनी तुम्हारे शायद प्रोग्राम में कहा था। अब मैं यहाँ जरा ये खोलना चाहूँगी कि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई है और किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने माता जी से अपनी से कह के करवाई, उन्हीं की इच्छा से हुई है, जो देखा उन्होंने देखा। तो मैंने जो वो मैं इसमें कह रही हूँ सारंग की उससे कि हाँ, हमको कोई मालिक थोड़े चाहिए जो हम पर हंटर बरसाए या हमें अपनी राह चलाए, नहीं तुम्हें ऐसे रास्ते जाना है। हमारी स्वतंत्रताएं भी हैं, हमारी आज़ादी भी है। हम मनुष्य हैं, हम कोई जानवर नहीं है जो जानते ही नहीं है कि हमें किधर जाना है, तुम हमें हाँको, वो नहीं हो सकता। तो हमको भी साथी चाहिए, सखा चाहिए। तो मैंने वही लिखा भी था कि तुम तो मालिक होने लगे, मैंने तो साथी सखा ढूंढा था, मालिक होने लगे। तो किसी भी स्त्री को मालिक नहीं रह सकता। मैं अपनी बात ही नहीं कर रही, कोई कहती है कोई नहीं कहती है, छुपा जाती है, और वो बहुत पतिव्रताएं भी बनी रहती हैं, है ना। तो हमें तो कोई पतिव्रता मानने को तैयार नहीं है। तो हमने ऐसी नायिकाएं खड़ी कर दी हैं कि पतिव्रता कोई माने भी कैसे। ये हमारा ये जो कुछ किया धरा है। तो चाहे मन का हो, तन का हो, धन का हो, कहीं का हो, लेकिन एक साथी ही चाहिए, वो सबसे अच्छा। जी, आपको सुनते हुए जो है हम समृद्ध तो होते ही हैं, साथ ही हिम्मत भी मिलती है और लगता है कि मैं विशेष तौर पे अपनी बात कह रही हूँ कि मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मैं लिखना सीख रही हूँ। बिल्कुल लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। जी, आप जितनी भी कहानियां सुनाती हैं उससे मुझे एक कहानी मिल जाती है। अटूट पे जब मैंने सुना था तो भी मैंने सुनीता से भी शेयर किया था कि मैं एक कहानी लिखी हूँ जो ऐसे ऐसे है। तो है मैम एक और सवाल ले लेते हैं। मुझे यह नहीं समझ आता कि बार बार संस्कार की बात की जाती है, कोई यह बताए कि यह संस्कार क्या किसी के घर में दिया जाता है कि बेटा जा बलात्कार कर दे? हाँ, नहीं दिया जाता, लेकिन आप जब कोर्ट में जाएं तो आप उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। कोई मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखी माँ या बहन या कोई कि जिसने ये जुर्म किया है तो वो उसके खिलाफ बोले, नहीं, चुप हो जाती है। क्यों? बोलिए ना, तब ये मिटेगा। वो संस्कार दिया नहीं जाता, वो ले लेता है आपसे, छूट ले लेता है कि मुझे इसकी छूट है, मेरी बहन को छूट नहीं है, मुझे है। ये जो व्यवहार है ना, घर का, परिवार का, समाज का, मैं ये नहीं एक घर या समाज या एक घर या परिवार नहीं कहूँगी, ये हमारे पूरे समाज का है। ये कि जिसे हम संस्कार कहते हैं तो वो तो हम देते हैं, लेकिन जो छुपा रह जाता है, जो इनडायरेक्टली आता है, वो लेता जाता है। और जब वो ये करता है तो आप क्या पनिशमेंट है उसके लिए आपके पास कुछ है? अगर वो थाने में चला जाए यार, आप तुरंत छुड़ाने भागे जाएंगे उसे। तो ये है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। मैंने एक ही औरत देखी थी मैंने, जब मैं गुनाह बेगुनाह लिख रही थी। मैं वहाँ कैदियों से मिली थी, स्त्री कैदियों से मिली थी। उसने कहा मैं अपने बेटे को मार के आई हूँ। मैंने पहली बार एक स्त्री ऐसी देखी। मैंने कहा क्यों मार के आई हो? कि वो मेरी बेटी जो देवर से पैदा है, मुझे उसके बाप से नहीं, क्योंकि उस बेटे के बाप मर गए तब मैंने देवर से शादी कर ली। जो मेरी बेटी देवर से पैदा है उससे बलात्कार करता था। माना नहीं, मैंने बहुत मना किया, ये क्या नहीं माना, मैंने उसे मार दिया। अगर मैं नहीं मारती तो वो मुझे मार देता, मैंने मार दिया और मैं कत्ल केस में यहाँ हूँ। मैं आपसे जो कह रही हूँ मुझसे ज़्यादातर खुल जाती हैं स्त्रियाँ। मैं आपसे जो कह रही हूँ मैं कोर्ट में कुछ और कहूँगी, यहाँ मैं तो आपको सच बता रही हूँ। वो मुझसे इसलिए खुल जाती हैं कि मैं कुछ अपनी व्यथा भी उन्हें बताती हूँ। जब तक आप अपना कलेजा चाक नहीं करेंगे, सामने वाला कुछ नहीं बताएगा आपको। तो एक तो कहाँ एक सेकंड, कि
वो बेटी और माँ को लड़ा के फिर उन दोनों को, माँ को सजा हो जाएगी, बेटा मर गया और पूरी संपत्ति वो ले लेगा। नहीं, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, लेकिन मैं एक माँ की बात बता रही हूँ। मैं यहाँ जिस संदर्भ में जिक्र कर रही हूँ कि हम नहीं कहते, संस्कार जो मैं बता रही हूँ, संस्कार ये भी होता है कि हम ये कहें कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे, हम उस केस वाले के साथ खड़े होंगे। क्या होते हैं? नहीं होते। तो ये क्या, ये काफ़ी है? उस लड़के के लिए काफ़ी है, उस आदमी के लिए वो काफ़ी है। मैं बार बार फिर कहती हूँ, यहाँ हमारे लिए उल्टा सीधा लिख दिया था मैगजीन में। क्या उनकी पत्नी ने हमारा साथ दिया था? नहीं, वो अपने पति के साथ खड़ी थी, नहीं दिया था। एक लेखिका से मैंने कहा मेरे साथ चलिए, वहाँ पे चलिए, हम मिनिस्टर के पास जाएंगे। नहीं, मेरे पति से पूछ लीजिए। ये क्या है? वो लेखिकाएं आपकी बड़ी जानी मानी, आप बड़ा आदर करते हैं उनका। मेरा भ्रम टूट गया। मैं तब से बिल्कुल ये सब संबंध इनसे रखती नहीं हूँ, जो जिन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिए हैं। नहीं, तो मैंने कहा मैं उनसे बात करूँ? हाँ, वो कहेंगे तो वो बुरा मानेंगे। ये है, ये कौन, ये बदलाव है बदलाव? तो मुझे जवाब तो दे कोई। तो ये लिखना जो है फालतू है, ये लिखना सब वो है, बनावट है, मैं नहीं मानती। और मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ही सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं, चाहे मेरे घर का हो चाहे कोई हो, मैं जो सताया गया है मैं उसके पक्ष में खड़ी होंगी, जरूर होंगी घर में, ना। और एक सवाल है इसमें कि गांव की स्त्रियों को आप बड़ा ऊंचा रखती हैं और शहर की स्त्रियों को आप कम करके देखती हैं। एक सवाल इसमें है, शालिनी आप देखिएगा कहीं। नहीं, सुनो, तो मैं इसका जवाब देती हूँ। शालिनी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं उसका जवाब देती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो शहर की स्त्रियां तो थी जो पीछे हट गई, जो मैंने देखा, जो परीक्षा काल था हमारा। हाँ, हम मंत्री के पास जा रहे थे लेके उनका कि भाई इनको हटाओ, है, या इनको, ये जो इन्होंने छापा है इनको हटाओ, है। तो जो है उनकी पत्नी ने तो हमारे साथ नहीं दिया, और पत्नी क्या, दूसरों ने नहीं दिया। दूसरा वो कह रही मेरे पति से पूछ लो, तब मैं जाऊंगी। ये पतिव्रताएं जो हैं ये स्त्री विमर्श कर रही हैं। ये बताओ, हम स्त्री जो हैं, स्त्री के साथ नहीं खड़े हैं, हम पति के साथ खड़े हैं। लानत है। तो मैं तो ये कहती हूँ, बहुत बढ़िया। ये चर्चा तो इंटरनेशनल लेवल पे है कि अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना पतिव्रत धर्म तोड़ना पड़ेगा। पता नहीं इसको बाकी लोग कैसे देखेंगे, लेकिन हाँ, ये चर्चा जरूर होती है वहाँ। बिल्कुल। पति धर्म तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि घर तोड़ दिया जाए। लोगों को दरअसल कुछ चीजों में गलतफहमी हो जाती है, कुछ बातों से हमारे गलतफहमी हो जाती है और लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं। तो पति धर्म तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि अपना घर तोड़ लें और अपने बच्चों को बर्बाद कर लें। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो अलग तरह की बात है, अलग लेवल की बात है। बिल्कुल अलग तरह की है, बिल्कुल अलग तरह की है ना। और मैं इस बात पे ये बात कहती हूँ कि ये इतनी बड़े लेवल की बात है कि अगर ये बात कोई तोड़ मरोड़ के समझता है तो शायद ये उसके लेवल की है नहीं। मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। कोई भी तुमने एक कहानी और पढ़ी होगी, कंचन, शायद सुनीता ने जिक्र किया था उसका, कि अपने भतीजे को जब देखती हैं ऐसा, अपने भतीजे को जब देखती हैं ऐसा कि ये जो है ये लड़की बुला रहा है, ये लड़की को ये कर रहा है, तो उसके जो ट्रांसफर कराने गई थी तो वो फाड़ के वहीं उसके मुंह पे फेंका आती हैं, नहीं है तू इस लायक। तो जब अगर मेरा पति, मेरा बेटा ये सब करता है तो मैं उसके साथ कभी खड़ी नहीं हूँ। ये मैं यहाँ कह रही हूँ, ये मेरा रंग के कार्यक्रम में कह रही हूँ, और मैं कभी भी मुझे अजमा लो कि मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि स्त्री के साथ ये जो हम स्त्री की बात करने आए हैं, स्त्री के साथ जो जुर्म होते हैं, जो जुल्म होते हैं, अगर हम उसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे स्त्री के में, और हम जुल्मी के पक्ष में खड़े होंगे, तो हमारा क्या लिखना और क्या पढ़ना और क्या हम किस मुंह से खड़े हैं यहाँ लेखन में, मुझे कहना है। क्या स्त्रीवाद, क्या स्त्रीवाद, क्या स्त्री विमर्श, सब खोखला है, सब झूठा है। मैम देखिए, आपका तो बहुत अनुभव है, आप मतलब उम्र में भी और अनुभव में तो बहुत ही बड़ी है हमसे, लेकिन मेरा बहुत कम अनुभव है, बहुत कम दिनों का है, और मैं जिस तरह देख रही हूँ स्त्रीवाद, जिस तरह का देख रही हूँ,
मुझे तो मतलब उन लोगों की स्त्री होने पे शर्म आती है। तो मैम एक सवाल है अमरजीत जी का, मुझे ये नहीं सॉरी दूसरा रजत कसर जी हैं, कह रहे हैं पत्नी पीड़ित पुरुष महासंघ स्थापित हो रहे हैं, समाज में भारी परिवर्तन आया है मैडम जी, इस पर आपके विचार बताइए। बिल्कुल, मैं वो भी नहीं चाहती कि पति को पीड़ित किया जाए, है ना। कुछ मेरे उसमें संज्ञान में आई हैं, ऐसी घटना भी आती हैं कि जहाँ पति बेचारा बिल्कुल चुप रहता है या वो है। अब उनके अंदर की बात तो वही जाने, मैं नहीं जान सकती हूँ। बाहर जो बात आती है तो ऐसी आती है कि पत्नी ये कर रही है वो कर, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। देखो शालिनी या देखो कंचन, हमने जब शादी की है तो उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। ये नहीं है कि अगर वो कुछ कह रहा है तो हम दब गए, ये दबना फबना नहीं होता है, एक आपसी व्यवहार होता है जिसे हम मित्रवत चाहते भी हैं और तो फिर करते क्यों नहीं है। मित्रवत करो भी तो तुम्हारी तरफ से भी हो तब तो उसकी तरफ से भी होगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, विवाह पर लगभग आपने भी लिखा, नासिरा शर्मा पर आजकल ये चर्चा करी, उन्होंने भी लिखा, विवाह का अर्थ सब लेखिकाओं ने अपने हिसाब से बताया, अलग और बदल कर बताया कि जो चलता है वो नहीं होना चाहिए, और शिक्षा पर भी सबने कहा। लेकिन जितनी मतलब तेजी के साथ शिक्षा पर, मैं बार बार इस पर आती हूँ कि जितनी गंभीरता के साथ इस उपन्यास में चर्चा की गई है, उतनी गंभीरता के साथ इसको नहीं देखा गया है कि शिक्षा पर इतनी चर्चा, विवाह पर फिर भी देखा गया है, और सारंग के साहस और दुस्साहस को देखा गया है। मतलब मैं माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात काट दी, आप फिर से कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि लगभग हर लेखिका ने विवाह को बदलने की बात की है कि विवाह का अर्थ बदला जाना चाहिए। आपने कहा तो सब लोग कहते हैं कि नहीं ये घर तोड़ू लेखिका है, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। चाक ऐसे ही नहीं उसके 18-19 संस्करण बिक गए, पढ़ा तो जाता है, लोग समर्थ तो होते हैं लेकिन घोषणा नहीं करते। तुम क्या पूछना चाहती हो ये बताओ, क्या नहीं अपना प्रश्न बताओ, बोलिए सवाल। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था, मैं सिर्फ ये बात कह रही थी कि विवाह का अर्थ बदलते हुए कई लेखिकाओं ने लिखा है। हाँ, तो विवाह का जो अर्थ है वो तो फिर विवाह अपने मर्जी से, तो जो लव मैरिज है वो भी आप मर्जी से करती हैं, है ना। आप लेकिन उसके जो दो लोगों को रहना होता है साथ, उसके भी तो कोई नॉर्म्स हैं, उनके उसके लिए भी तो कोई नियम है कि दो लोग कैसे साथ रहेंगे। हाँ, तो विवाह का अर्थ किस मामले में बदल जाना चाहिए वो भी तो क्लियर करो। अब अगर पति मालिक बनता है, हम तो बार बार कहते हैं मालिक नहीं चाहिए, साथी चाहिए, ठीक है, साथी की तरह रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक और बात शालिनी मैं यहाँ कहूँगी, हो सकता है मेरी पुरातन पंथी लगे, क्योंकि मैं पुरातन पंथी की तो हमेशा विपरीत ही बोलती हूँ। एक और बात, पति और पत्नी जब विवाह कर लिया, एक दूसरे का अपमान न करें किसी के सामने। मैंने देखा है, बहुत स्त्रियों को मैंने देखा है, और ये किसी के सामने नहीं, जब आपस में भी कोई बात समझ बूझ के भी तो की जा सकती है, आपस में भी तो किया, क्योंकि हम जब एक दूसरे का अपमान करते हैं, हम पति का अपमान करते हैं, जैसे कि कंचन ने अभी कहा कि कुछ स्त्रियां हैं इस तरह करती हैं, या मैं ही कह रही थी, तो बच्चे सीखते हैं, बच्चे भी फिर अपने पिता का सम्मान नहीं करते। इसलिए थोड़ा जब शादी की है तो थोड़ा सोच समझ के भी चलना चाहिए, कि अंधे होकर चलेंगे हम, शादी की है तो उसके लिए सोच समझ के भी चलना पड़ता है ना ऐसे। अच्छा, प्रेमी होता है, तुम तो कंचन समझती होगी सारी बातें, जब प्रेमी होता है तो प्रेमी जब प्रेमी के रूप में होता है तो वो दूसरा होता है, पति हो जाता है तो वो दूसरी तरह, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है भाई। जब तो तुम अच्छे कपड़े पहन के आई उसने तारीफ की, तुम अच्छी लग रही हो उसने तारीफ की, अब तुम घर में तो वो दिखाई दे रही हो अपना काम में लगी हुई, और पति भी दिखाई दे रहा है बनियान पहने घूम रहा है। हाँ, जब तो वो बड़ी अच्छी तरह से आता था कोई हीरो बन के, तो चीज़ें बदल जाती हैं। हम एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक रूप में आ जाते हैं, तब फिर उसको बर्दाश्त करना होता है ना। ये थोड़ी अब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, एक लिव इन में रहती हुई लड़की मेरे पास रोती आई, मैंने कहा क्या हुआ, कहती वो कह रहा है अब तू मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने कहा तू ये तो मैंने कहा पहले से ही शर्त थी कि जब अच्छे नहीं लगेंगे एक दूसरे को तो अलग हो जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब विवाह जरूरी है क्या?
लिव इन वाला तो कभी भी, लिव इन वाले तो कभी भी अलग हो सकते हैं और विवाह वाले हाँ, नहीं नहीं होने चाहिए। नहीं बच्चे नहीं होने चाहिए क्या, उनके लिए भी तलाक बनी है, हो जाए, वो पूरी क्यों हो बातें जाए। हैं। लेकिन हम जितना अपने उसको जो जो हमने शादी की है वो चल सकती है तो अच्छी, क्यों, बच्चे भी तो पैदा हो जाते हैं। उनने क्या दोष किया है, उनने, उनकी क्या गलती है, उनको किस बात का पनिशमेंट मिलेगा। आप तो तलाक ले लेंगे, बच्चों से न पिता की तलाक होती है न माँ की होती है तलाक, तो बच्चों को किस बात का हो देना। तो बहुत लंबा चक्र है, ये बहुत लंबा है। ऐसा ही नहीं है कि छोटा सा है, चल तूने छोड़ा मैंने छोड़ा, चाह रहे हैं हम अपने रास्ते। ये पैदा कर लिए हैं, किसके लिए कर लिए हैं, है ना। तो ये हमारे जनरेशन के लिए हम अन्याय नाइंसाफी करते हैं, इसके भी जवाबदेह हम ही हैं। तो ये सब चीजें बातें सोच के, आप मैच्योर होते हैं, उस वक्त कोई बच्चे होते हैं क्या। तो मेरा कहना तो ये, जब शादी की है तो ठीक है, उसको चाहे साथी की तरह या किसी तरह संभाल के करो, संभालना भी तुम्हारा ही काम है, संभाल के भी तो चल सकते हैं। कोई भी चीज, एक शादी विवाह एक मिट्टी का बर्तन है, अगर तुमने, या कांच का बर्तन है, अगर तुमने इसको लापरवाही से पकड़ा तो गिर जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए इतना लापरवाह नहीं होते। हाँ, लेकिन ये आप जो किसको कह रही हैं? ये नहीं पत्नी जो को कह रही हैं या नहीं पति नहीं को? मैं दोनों को कह ये रही हूँ। दोनों को कह रही हैं। उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि आजकल तो पतियों को सताया जा रहा है, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, मैं बिल्कुल दोनों के लिए कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पति के लिए कह रही हूँ। शादी में दोनों का हक एक सा है, ऐसा नहीं है। वो 7 वचन जो भरवाए जाते हैं भूल क्यों जाते हो, वो 7 वचन तो सही हैं, उन्हें जब भर लेते होंगे, पंडित बोलता रहता है तुम सुनते नहीं, उसमें सब पति को भी बताया गया है, वो भी भूल जाता है। ये तो विवाह में ही होता है, इसका मतलब लिव इन तो नकार रही हैं आप, लिव इन नहीं होना चाहिए। लिव इन में कोई निश्चितता नहीं है, लिव इन में कोई हम ये नहीं कह सकते। अब जब तुम्हारी, उसमें तो फिर भी बंध जाते हैं शादी में, थोड़ा सा तो लिहाज होता है, माँ बाप का भी होता है, सास इधर का भी होता है, उधर का भी होता है, लिहाज करते, अगर लिहाज करते हो तो। अगर तुम्हें किसी का ही नहीं रहा तो फिर तो तुम अपना वो रस्सा तोड़ा कहीं जाओ, है ना, जो प्रेम का रस्सा है या संबंध का रस्सा है, जो भी तोड़ा के चले जाओ। लेकिन लिव इन में तो कुछ ही कहीं नहीं है। अब वैसे कोर्ट का हो गया है, तब तुम्हें कोर्ट ही लड़ने तो शादी क्यों निकलनी। तो मतलब विवाह व्यवस्था ठीक है और विवाह व्यवस्था में परिवार सुरक्षित है, लेकिन उनके प्रारूप थोड़े बदल जाएं, ऐसा आप कह रही हैं, जो मैं समझ रही हूँ। प्रारूप, विवाह तो विवाह है ना, और जो जो एक उसका वो होता है, वो तो बदल गया है, काफी बदल गया है। अभी जैसे ससुराल में पहले बहुत सताया जाता था, अब तो बहू ही सताने लगती है, मैं ये भी देख रही हूँ, है ना। तो बहुत देखा है मैंने, और मुझे दुख भी होता है इसका, है। तो कि सास ने पूरी मांग ली थी, तो अभी मेरी बेटी कह रही थी कि एक की सुना रही थी कि सास ने पूरी मांग ली, तो उसने कितनी सुनाई कि हाँ हाँ बुढ़ापे में तुम्हें पूरी खाना सूझ रहा है, फलाना ढिकाना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये स्त्री को भी ये सोचना चाहिए हम अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, चलो ऐसे है। तो यही है। अब हो सकता है मैं आपके मेरा रंग पे मैं ये स्वीकार करती हूँ कि सारंग ने अपने ससुर से कभी कुछ कहा, ससुर क्यों उसका पक्ष लेते रहे। और यहाँ शालिनी मुझसे सब नाराज के ससुर क्यों पक्ष लेता है, मुझसे सब नाराज के ससुर तो पक्ष लेते ही नहीं है। मैंने कहा तुम लोग क्या कह रहे हो कि नहीं ससुर तो ऐसे होते ही नहीं है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, तुम्हारे ससुर होते होंगे, हमारे नहीं थे, और ना हमारी माँ के ससुर ऐसे थे। हमारी माँ विधवा होने के बाद 22 साल की अवस्था में ससुर ने पढ़ने भेजी थी गाँव से। तो ये सब बातें हैं, आप जैसा परिवार बनाओगे वैसा बनेगा। थोड़ा सा कुछ सहनशीलता, धैर्य भी होना चाहिए। अब आप मुझे पकड़ेंगे कि आप तो सहनशीलता की बात कह रही हैं, है ना। तो सारे अधिकार तुम्हारे ही नहीं है, ड्यूटीज भी तुम्हारी हैं, कर्तव्य भी है तुम्हारे। गजाधर, जब ससुर ने रंजीत को उसकी माँ की कहानी बताई थी कि तुम्हारी माँ बीमारी से नहीं मरी थी और उनके किसी से संबंध थे, तो मैंने उनको मारा था इसलिए वो मरी थी, तो सारंग एक सवाल करती है कि बाबा आपने ये बात क्यों बताई, आगे जाकर रंजीत भी चंदन को ये बात बताएंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी बात मुझे लगती है कि शायद उसको ये पसंद नहीं आया, या जो और वो दो चली गई थी तो भी एक मुश्किल थी कि अब बाबा को खाना कौन देगा, चंदन क्या खाएगा, शायद कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है। नहीं तो वो तो उसका जो अपने घर को जो प्रेम करती थी वो, है ना। एक और बात बताऊं लास्ट में, शायद बहुत टाइम हो गया,
कि मेरी नायिकाएं घर छोड़ के एक भी नहीं भागी, एक भी नहीं भागी। तो पूरे उपन्यास ठान लो, है ना। गुलकंदी कहाँ गई थी? गुलकंदी मायका छोड़ के नहीं, ससुराल छोड़ के नहीं भागी। प्रेमा गई थी, इधर प्रेमा गई थी ना। नहीं, प्रेमा गई थी विधवा होके, प्रेम विवाह है ना। हाँ, नायिका नहीं है, नायिका नहीं है, मंदा नायिका है ना। और जैसी स्थिति, हाँ मंदा नायिका है, प्रेमा नहीं है। तुम एक स्त्री का वहाँ लोगी तो कैसे होगा। मैं नायिका बोल रही हूँ, मेरी नायिकाएं घर छोड़ के नहीं जाती। तो ये है कि हम जिस जगह हैं वो जगह हमारी है, हम क्यों छोड़े। थोड़ी जो बात होती है, या मैंने शहर में देखा है, इतनी जल्दी वो हो जाएंगी कि ये तूने कैसे कहा, ये मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अरे लड़ाई का क्या बुझाना, कभी छोटे भी पड़ जाया करो, कोई बात नहीं। छोटे पढ़ के ही आदमी बड़ा होता है, ये मेरा सिद्धांत तो यही है ना। तो मतलब ये मान लेना चाहिए कि मैत्रेयी जी विवाह व्यवस्था के खिलाफ नहीं है और घर तोड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे और नहीं, घर से भाग जाओ। पता नहीं लोग शायद क्यों, अगर अब तक नहीं सुना है उन्होंने या नहीं पढ़ा है ठीक से, तो शायद समझ लें कि घर तोड़ू बात यहाँ नहीं होती है, और स्त्री विमर्श बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करता। ऐसा विवाह तोड़ना होता तो मैं विवाह करती क्यों। मेरे ऊपर तो कोई भी दबाव नहीं था कि मुझे शादी करनी चाहिए, बल्कि माता जी तो कहती तू शादी मत करे। हाँ, तो मैंने किया था विवाह, हाँ, तो मैं उसे तोड़ के क्यों भागती। अगर कहीं मुझे परेशानी भी थी तो मैं उसे शांति से सुलझा सकती थी। ये नहीं कि उन्होंने कुछ कहा तो मैंने वहीं 4 और सुना दी। हाँ, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं बाद में कह दूंगी 2-3 घंटे बाद, तो फिर सुन भी लेता है आदमी। अब मैं किसी के सामने ही कहूँ या वो मुझसे किसी के सामने ही कहे तो ये अच्छा नहीं लगता, फिर बिगड़ जाती है बात। 3-4 दिन पहले मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी, हरियाणा की कोई प्रधान है जो अपने पति से इसलिए अलग होना चाहती है क्योंकि वो उसे ठीक से पंचायत का काम नहीं करने देता। हाँ, होता है, ऐसा होता है। और होता क्या, हो ही रहा, नहीं करने देते। आदमी अपने हाथ में रखते हैं। अब मैं तो पंचायत चुनाव में खड़ी नहीं हुई होती तो जीत जाती, और जीत जाती तो खुद ही करती काम, है ना। पति तो नहीं करते या करने भी नहीं देती मैं। हाँ, तो ये तो अपनी बात है। और होता है गांव में। बासमती की चिट्ठी तो पूरी यही है, ये फैसला कहानी तो पूरी की पूरी यही है कि पति नहीं करने देता। लेकिन वो अपने काम के लिए पति से अलग होना चाहती है, तो क्या उसको नहीं हो जाना चाहिए वहाँ पे? या बिल्कुल, जो उसकी मर्जी है वो करना चाहिए। मैं तो किसी को रोक थोड़ी नहीं हूँ, अपने हित में जो है वो कर। लेकिन जो समझना इतना आसान है लेकिन लोग इतना उनको कठिन बताते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। इतनी बेबाक लेखक को लोग कठिन बताते हैं और बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। और मैम, हम चाहेंगे कि जो हम जब स्टूडियो में एंटर किए हैं तो आपने चाक पे एक बात कही है, वो बात लास्ट में बोल दें तो हम लोग इस कार्यक्रम को खत्म कर दें। चाक पे तो मैम लगातार 2 दिन बात हो तब भी जो है उसके नहीं पूरी होगी, वो एक उसका एक्शन बाकी ही रह जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि वो बेबाक बातें हैं कि आपने बेबाकी से लिखी और कंचन ने बेबाकी से इस पे रिसर्च किया और मेरा रंग ने बेबाकी से बात की। मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत विनम्रता से बात करूंगी और मैंने कोशिश की कि मैं तुम विनम्रता से कर ही नहीं सकती। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना। बेबाकी से भी विनम्रता होती है। मैंने तुम्हें इसीलिए चुनवाया कि तुम विनम्रता से कर ही नहीं सकती बात, है ना। हाँ, शालिनी, मैंने क्या कहा था उसके पहले, सबसे पहले क्या कहा था मुझे मैं भूल गई हूँ। चाक के बारे में मैंने क्या कहा? इस तरह की बात कह रही थी कि चाक जैसी किताब पे जब कहीं चर्चा लोग नहीं कराना चाहते हैं उस पर तुम चर्चा करा रही हो। हाँ, तो मैंने तीनों का रोल बताया कि आपने लिखा, इन्होंने पीएचडी की और मेरा रंग ने चर्चा कराई, कुछ इस तरह। आज ये एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, बहुत बड़ा दिन है। और ये मैं मेरे लिए तो लड़कियां हैं, कंचन और शालिनी, दोनों का साहस देख रही हूँ कि शालिनी ने ये तय किया कि हम चाक पे करेंगे। ये बहुत साहस का काम है। लोग बचते हैं, लोग छूते ही सोचते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम अपवित्र हो जाएंगे, घरों में चाक रखने की मनाही थी।
कि नहीं नहीं उसकी किताबें मत रखो, अरे वो क्या लिखती है, और वो औरतें बिगड़ती हैं उससे, तो तथाकथित रूप से मैंने स्त्रियों को बिगाड़ा है। अब कंचन ने शुरुआत की थी इसको, इस पर एमफिल करने की, फिर पीएचडी की सारे उपन्यासों पे, तुम आज ये लेके बैठी हो, तो मैं तुम्हारे साहस को दाद देती हूँ और तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करती हूँ कि तुम यही साहस बनाए रखो। हिम्मत से ही जीत सकते हैं इस समाज को, वैसे नहीं जीत सकते। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी, क्योंकि ये सब बड़ा साहस का प्रसंग है। तो जब मैंने ये चाक उपन्यास चुना था एमफिल के लिए, तो मुझे मेरे क्लास के कुछ लड़कों ने कहा कि ये तुम कैसा उपन्यास ले रही हो, इस पर कहीं एमफिल करके कहीं नौकरी करने जाओगी तो मिलेगी नहीं। तो मैं थोड़ा घबराई और मैंने उपन्यास तो पढ़ लिया था, और फिर जाके मैंने अपने गाइड प्रोफेसर मैनेजर पांडे को ये बोला कि सर लड़के ऐसा कह रहे हैं तो ये कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या करूं, मैं अपना विषय बदल लूं? तो उन्होंने कहा लड़के कहें कि तुम सती हो जाओ तो सती हो जाना। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसी पर काम करना है। और ये साहस भी कहीं से एकदम से आता नहीं है, उसके लिए कई स्थितियां बनती हैं। और मैं आज शिक्षक दिवस है, मैं समझती हूँ कि मैं अपने ऐसे शिक्षकों को जरूर मुझे प्रणाम करना चाहिए, और कि जिन्होंने मुझमें ऐसा साहस भरा। और आप तो कहती हैं कि चाक की पहचान ही है सारंग का साहस, लेकिन मैं उसमें कुछ और जोड़ देती हूँ कि चाक में शिक्षा है, चाक में बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे परिवर्तन है, नई रचनाएं हैं। तो इसलिए चाक को 23 साल बाद भी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, और उसको बार बार पढ़ा जा सकता है और सोचा जा सकता है कि मैत्रेयी घर तोड़ू है या नहीं है, या मैत्रेयी को पढ़ा जाए या क्यों पढ़ा जाए, या उनकी किताब घर में रखी जाए या ना रखी जाए। ये पाठकों को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कोई आलोचक तो इसका निर्णय नहीं कर सकते। आलोचक सब पवित्र लोग हैं, वो नहीं करेंगे, तो उसकी परवाह भी नहीं है। कोई किताब किसी आलोचक की परवाह नहीं करती, मैंने कभी नहीं की, और ना मैं किसी आलोचक के पास गई कि इसको इस पे कुछ लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी, फिर मैं लास्ट में कहती हूँ, आज भी ये सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है, मुझे सबसे ज़्यादा रॉयल्टी यही देता है ना। तो ये है। तो कमाऊ पूत है या कमाऊ बेटी है, जो भी कुछ है, तो सारंग जो है कमाऊ बेटी है। तो ये है। और बहुत अच्छा लगा मुझे शालिनी आज, और देखो कंचन को मैंने जैसा कहा था वैसी निकली ना, धड़ाधड़ सवाल। अभी तो एक और आएगी, प्रीति जी। तो वो भी करेगी। बहुत सारे दोस्तों के सवाल हमें छोड़ने पड़ेंगे, और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप उनके जवाब जो है इनबॉक्स में दे दीजिएगा। 2-4 सवाल हमें छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम 1 घंटे का होता है और 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हमारी बात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और खत्म हो भी नहीं सकती। चाक जैसी किताब पे हम बात कर रहे हैं, और मैत्री पुष्पा जैसी बेबाक लेखक से बात कर रहे हैं, और जो सवाल करने वाली हैं वो भी एक बेबाक लेखक हैं, युवा लेखक हैं वो। तो इन तीनों का जो मिश्रण हुआ है, तो ये जो घंटों चलने वाला कार्यक्रम है, लेकिन समय तो हमें तय करना होगा और यहाँ से हमें विदा लेना होगा। तो हम चाहेंगे, मैम आपसे निवेदन करते हैं कि आप दोस्तों का सवाल ले लीजिएगा और उन्हें जवाब दे दीजिएगा। जरूर, कोशिश करूंगी। जी। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे थे, बहुत सारी हमारी बड़ी बहनें, सीनियर राइटर्स, हमारे दोस्त, बहुत सारे अनुज देख रहे हैं। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए इससे ज्यादा हम नहीं समय दे सकते मेरा रंग को। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने एक बात बीच में कही थी, बस उसी पे खत्म करते हैं। प्रेम करना पवित्र काम है। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत ही सुंदर लाइन आपने कही थी, प्रेम करना पवित्र बात है, काम है। पर मैं उसमें एक जोड़ी हूँ कि पर कुछ प्रेम करने वाले लोग ही इस पवित्रता को नहीं समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो हम विदा लेते हैं दोस्तों से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।